चलिए इस क्लास में हम बात करने वाले हैं ई कॉमर्स की, यानी कि ई कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी टॉपिक है, सारे टॉपिक हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके सारे टॉपिक को हम जो है कंप्लीट यहाँ पे करते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने जो है अभी तक वेबसाइट को फॉलो नहीं किया है तो वेबसाइट में आप देखिए, वहाँ पर आपको सारे टॉपिक इसके जो है IT ट्रेंड के या अन्य कोई भी टॉपिक आप देखोगे तो उसमें आपको लगातार जो है अपडेट होते रहेंगे। वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी, देखिए आपको sarkarstudywaves.com इस प्रकार से यहाँ पे सर्च करना है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, गूगल में चलिए और गूगल में चलने के बाद आपको जो है यहाँ पे क्या करना है, नया वेब पेज खोलना है और यहाँ देखिए, आप ध्यान से देखिए, URL में जाओगे तो sarkarstudywaves.com ये आपको सर्च करना है ऐसे एंटर करके, और ध्यान से यहाँ देखोगे तो आपको देखिए ये वेबसाइट आपको देखने मिलेगी। यहाँ पे आपको कोर्स नोट्स के अंतर्गत जाओगे तो DCA, PGDCA, BCA ये सारे टॉपिक धीरे धीरे अपडेट होते रहेंगे। साथ ही उसके अलावा आप देखोगे तो आपको कंप्यूटर ज्ञान वाले जो टॉपिक है, देखिए यहाँ पे आपको विभिन्न टॉपिक है जो आपके लिए मतलब आपके ज्ञान को बढ़ाने का काम करेंगे। साथ ही उसमें आपको अगर कोई चीज़ देखना, जैसे मान लो ई गवर्नेंस के पोर्टल या PPP के बारे में पढ़ना है, ऐसे क्लिक करें और क्लिक करके आप देखोगे तो इस टॉपिक को आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं, इसका वीडियो भी देख सकते हो। देखिए सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपके लिए ही इसको लॉन्च किया गया है। दूसरी चीज़, आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें जो है अपडेट मिलते रहती है। तो चलिए यहाँ पे हम जो है जो ई कॉमर्स है उससे रिलेटेड सारे टॉपिक को यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि ई कॉमर्स है क्या। तो ई कॉमर्स की अगर बात करें तो ई कॉमर्स को हम सीधे बोल दें तो ई कॉमर्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बोला जाता है। सबसे पहली बात तो है कि हमको पूरा फॉर्म ही पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। सिंपल अगर बोलें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो है वस्तुओं, मतलब जो आपका गुड्स होता है, गुड्स मतलब जो भी प्रोडक्ट होता है या फिर हम बोल दें सर्विसेज होती है, उसकी ऑनलाइन खरीद और बिक्री जो है, इससे रिलेटेड यहाँ मुख्य चीज़ें देखने को मिल जाती है। सिंपल अगर बोलें तो वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद और बिक्री को हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। पर क्या इतने तक सीमित है? बिल्कुल नहीं, इसमें और ब्रॉड कैटेगरी यानी कि बहुत बड़ी चीज़ें हैं। ये ई कॉमर्स मतलब बहुत बड़ा टर्म्स है, तो उसके बारे में और विस्तार से यहाँ हम आगे जानने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की अगर बात करें तो सबसे पहले अगर देखें तो यहाँ इसका जो अस्तित्व है वो सही मायने में देखें तो 1990 में इसकी शुरुआत हुई। कब? जब अमेजन यहाँ शुरू हुआ। अमेजन आपको देखने को मिलेगा, अमेजन में दिखा देता हूँ आपको। अमेजन एक ऑनलाइन मतलब एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसके अंतर्गत हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। साथ ही बिजनेस भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बिजनेस मतलब जैसे मान लो आप एक बिजनेसमैन हो, आप एक दुकानदार हो, अपनी दुकान की सामग्री आप दूसरे ग्राहक तक अमेजन के माध्यम से, जो अमेजन बिजनेस है उसके माध्यम से पहुँचा सकते हैं। तो ये बहुत सारी ई कॉमर्स से रिलेटेड बहुत सारी सर्विसेज यहाँ मिल जाती है। वीडियो है, ई बुक है या फिर बहुत सारे प्रोडक्ट वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। सीधे आपको क्या टाइप करना है? amazon.in, और यहाँ आप amazon.in टाइप करोगे तो इस प्रकार का होम पेज आपको देखने को मिल जाएगा। मान लो आपको कोई चीज़ खरीदना है, जैसे उदाहरण के लिए आपको आईपैड खरीदना है, तो आईपैड आप देखिए, आईपैड या फिर मैं बोल देता हूँ यहाँ पे सैमसंग का मॉनिटर जो कि आपका 27 इंच का है। 27 इंच का जो मॉनिटर है वो आपको यहाँ पे खरीदना है, तो आप इसको इस प्रकार सर्च करें और साथ ही नीचे आए हुए रिजल्ट में आप जब क्लिक करोगे, देखिए आपको जो भी रिजल्ट यहाँ दिखेंगे उनमें से आपकी जो भी चॉइस है, मान लो आपकी पहली चॉइस है, इसको आपने सिंपल क्लिक किया, क्लिक करे तो देखिए दूसरा पेज खुला, प्राइस दिख रहा है, उसकी सारी फैसिलिटीज़ या जो आपकी फीचर्स है उसके बारे में सारी डिटेल्स दिख रही है, कितने इंच का चाहिए, कौन सा मॉडल है, सारी चीज़ें आपने देखा। और उसके बाद आपको सिंपल करना है यहाँ पे, अगर आपको एक से अधिक चीज़ें खरीदना तो ऐड टू कार्ट कर लीजिए, और अगर आपको इसी को परचेस करना तो आप सीधे बाय करिए। बाय करोगे और बाय करने के बाद देखिए अगला जो पेज है, मतलब बाय के बाद जो पेज है जिसमें आपको देखने को मिलेगा, देखिए मेरा लॉगिन अकाउंट है। अगर आपका लॉगिन अकाउंट नहीं है तो आप लॉगिन कर लीजिए। ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है कि किस दिन ये डिलीवर होगा। उसके बाद आपको देखिए ये जो कंप्लीट आपने सेलेक्ट करे और यहाँ पे आप जो है इसको स्पेशल डिलीवरी या फिर जो भी आप इस प्रकार सेलेक्ट करेंगे और आपको ये देखिए अगले ऑप्शन पे जाना है। फिर नीचे आप जाओगे तो पेमेंट मेथड देखने को मिलेगी, ऑफ़र वगैरह ये सारी चीज़ें आप देखोगे और उसके बाद आपकी जो है ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा। इसी प्रकार आप जब फ्लिपकार्ट की बात करें तो फ्लिपकार्ट भी एक प्रकार की ई कॉमर्स साइट है, मतलब एक प्रकार से इसमें भी हम जो है ऑनलाइन खरीद जो है चीज़ें खरीद सकते हैं।
तो यहाँ देखिए आपको flipkart.com मिलेगा। इसमें से भी आप जैसे मॉनिटर को परचेस करना चाहते हैं तो इस प्रकार मॉनिटर आपने क्लिक किया, मॉनिटर का अगला पेज खुल गया। देखिए इसमें आप इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं, इसको सेलेक्ट करें, यहाँ से आप जो है बाय नाउ कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये तो बनता ही होगा आपसे, ठीक है, सभी से बनता होगा ऑनलाइन जो चीज़ें हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये था कि वो चीज़ें आपको समझ में, मतलब जो चीज़ किए है वो दिख जाए। तो ये किस श्रेणी में आ जाते हैं सारी चीज़ें, ऑनलाइन खरीद बिक्री, ये आ जाती है आपकी ई कॉमर्स की श्रेणी में। तो अमेजन जो है, अमेजन की शुरुआत हुई थी कब? 1990 में। अब अमेजन जो है आज की डेट में देखें तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे खरीदना बेचना चलते रहता है, पर उस समय जब शुरुआत हुई थी तो सिर्फ ये किताबें यानी कि बुक्स बेचता था। बुक्स आप खरीद सकते हैं अमेजन से, ठीक है। अगर कोई बुक आपके मार्केट में नहीं मिल रही तो आप ऑनलाइन उसको परचेस कर सकते हैं अमेजन के माध्यम से। अब आज की डेट देखें, जबकि 2024 चल रहा है, मतलब अभी जब आप पढ़ रहे हो, मतलब मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो तब क्या चल रहा है? 2024। तो यहाँ पे $1 ट्रिलियन से अधिक यहाँ पे इसका जो व्यापार है वो देखने को मिल जाता है। अरबों डॉलर का यहाँ पे व्यापार देखने को मिल जाता है। परंतु शुरुआती समय की अगर बात करें तो यहाँ किताबें बेचा जाता था, किताबें बेची जाती थी इसके द्वारा। ई कॉमर्स व्यवसाय से व्यवसाय यानी कि बिजनेस से बिजनेस है, बिजनेस से कंज्यूमर यानी कि जो उपभोक्ता होता है, उपभोक्ता से उपभोक्ता यानी कंज्यूमर से कंज्यूमर, उपभोक्ता से व्यवसाय, ये सारे जो है अलग अलग प्रकार के ई कॉमर्स के क्या है, ई कॉमर्स के ये टाइप्स है। आगे हम इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ई कॉमर्स जो है भौतिक सामान, मतलब हम कोई चीज़ें इस प्रकार, जैसे मॉनिटर की बात करा मैंने, तो मॉनिटर आप जो है भौतिक रूप से परचेज कर सकते हैं, अपने पास बुलवा सकते हैं। डिजिटल सामान भी यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे वीडियो वगैरह है, बुक, ई बुक वगैरह है, या कोई सर्विसेज आप इससे ले सकते हो। सर्विसेज का मतलब जैसे डोमेन की सर्विस आपको लेना, डोमेन आप समझ सकते हैं, कोई भी इंटरनेट पर अगर अपने आप को सर्च करवाना चाहता है तो उसको एक नाम लेना पड़ता है वेबसाइट के लिए, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? डोमेन। डोमेन नेम की चर्चा हम अलग से अलग वीडियो में करने वाले हैं। अब मैं बताता हूँ आपको ई कॉमर्स या ऑनलाइन जो व्यापार है उसकी अगर बात करें तो शुरुआत की बात करते हैं। देखिए जब 2018 से हम शुरुआत ले लेते हैं, 2018 से ही अगर बात करें, देखिए इस प्रकार से काफ़ी, देखिए 18 नवंबर के आसपास देखें तो ऊपर थोड़ा सा पहुंचा था, फिर डाउन डाउन डाउन, इस प्रकार थोड़ा ऊपर फिर डाउन। और जब 2020 आया मार्च में आपने देखा होगा, मार्च में क्या आया था? कोरोना आया था। क्या आया था? कोरोना। तो कोरोना में लोग बाग घर में बैठे, अब मार्केट जाने का समय नहीं है, समय क्या, जाने को मिलेगा तो जाओगे ना। तो यहाँ पे जो मार्केट है अमेजन का या फिर ऑनलाइन जो ई कॉमर्स का है वो कहाँ पहुँच गया? देखिए टॉप पे। इसी प्रकार देखोगे आगे तो नवंबर 2020-21 के आसपास देखोगे तो देखिए पीक पॉइंट पे चल रहा था। फिर आया देखिए धीरे धीरे जब कोरोना की सेकेंड लहर यहाँ पे ख़त्म होने लगी तो देखिए डाउन हो गया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर से फिर डाउन हो गया देखिए 22 में, और अभी की बात करें तो लगभग इसी श्रेणी में ये चल रहा है। तो ये ग्राफ था किसका? ई कॉमर्स का, ये आपने देख लिए। आगे बात करते हैं, देखिए इसी तरह ग्राफ आपको देखने को मिलेगा जब आप बात करेंगे 2000 की, तो 2000 से लेकर 18 तक देखें तो धीरे धीरे देखिए 2020 में सबसे ज़्यादा पीक पॉइंट पे था जो ई कॉमर्स का सेल था। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये आपने फ्लिपकार्ट देख लिया, अमेजन देख लिया। अमेजन में आप जो परचेस कैसे करते वो आपको बनता ही होगा, नहीं बनता तो अलग से मैं बता दूंगा, हालांकि इतना बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इतने समझदार तो है। चलिए ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स जो है, ई कॉमर्स जो है ई व्यवसाय हम इसे बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन ही क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है, जिसके माध्यम से खरीदना बेचना, जिसमें अब देखिए सेवाएं भी हो सकती है, व्यापार के भागीदारों के साथ सहयोग, ये सारी सुविधाएं कहाँ देखने को मिल जाती है? ई कॉमर्स के अंतर्गत देखने को मिल जाती है। यहाँ देखिए आपको बुनियादी बेसिक स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है ई कॉमर्स का। उपभोक्ता मूल्यवर्धित जो प्रकार है उसके व्यापारों के लिए जो है इंटरनेट कई अवसर प्रस्तुत करता है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आ जाती? ई कॉमर्स। मूल्यवर्धित क्या होता है? मान लो कोई कच्चा माल है, कच्चा माल मतलब मान लो आपने टमाटर लाए, टमाटर 100 किलो, 100 किलो की जो कॉस्ट है एक निश्चित, मान लीजिए 100 किलो की कॉस्ट 20 के हिसाब से अगर देखें तो ये हो गई आपकी कितनी? 2000। पर 2000 रुपये आपकी कच्चे माल की कॉस्ट है, इससे बनाया जाता है टोमेटो केचप। तो बनाने में मान लो लगा कितना? 1000 रुपये। कितना लगा? 1000। तो 1000 रुपये जो है वो आपकी मूल्य वर्धित यहाँ पे वैल्यू कहलाएगी। इसी पे क्या लगता है? टैक्स भी लगता है आगे। चलिए ये तो बात की बात है, बेसिक चीज़ें हम समझते हैं। तो ई कॉमर्स के अंतर्गत आपको गेम्स
गेम्स परचेज देखने को मिल जाते हैं, वीडियो देखने को मिल जाता है, ई बुक देखने को मिल जाता है, डोमेन नेम है, ई लर्निंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है, सारी चीज़ें। ई लर्निंग मतलब हो जाता है ऑनलाइन जो एजुकेशन होता है उसे हम ई लर्निंग बोल देते हैं। डोमेन नेम जैसे मान लीजिए .com है, .net है, .org है, ठीक है, सारी चीज़ें आपको डोमेन नेम की श्रेणी में देखने को मिल जाती है। चलिए डोमेन नेम की बात करें तो डोमेन नेम थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। चलिए यहाँ पे जो है डोमेन नेम जैसे हम सर्च करेंगे, यहाँ पे मान लो हमने ये डोमेन नेम इस प्रकार सर्च करे तो डोमेन नेम की सर्विस प्रोवाइड करने वाली भी बहुत सारी वेबसाइट हमको देखने को मिल जाती है। तो देखिए सबसे ज़्यादा प्रचलित यहाँ पर GoDaddy और एक hostinga.com.in देखने को मिल जाता है, GoDaddy.com और hostinga। तो यहाँ डोमेन नेम में आप क्लिक करोगे, डोमेन नेम आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप अपना खुद का नाम जो ऑनलाइन सर्च किया जाना है, जैसे मान लीजिए देखिए सरकार स्टडी वेब्स आपको देखने को मिलेगा, ये डोमेन है और उसका टाइप क्या है .com। तो ये मतलब जो आपके लिए बनाई गई साइट है, ठीक है, आपकी ही साइट मान लीजिए उसे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको सर्च करने को मिलेगा डोमेन, जो आप डोमेन रखना चाहते हैं, उसके प्राइजेस वगैरह भी, ठीक है, सारी सर्विसेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसी प्रकार आपको GoDaddy में भी देखने को मिल जाएगा डोमेन नेम सर्च करना, मतलब आप जो डोमेन नेम रखना चाहते हैं, जैसे मान लो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे सरकार स्टडी वेब्स, ये मैंने लिखा और यहाँ लिख दिया डायरेक्ट .com, ऐसे एंटर करा मैंने। तो देखिए आगे जब देखोगे आप तो यहाँ देखिए जो .com है, .com देखिए ऑलरेडी टेकन है। ऑलरेडी टेकन मतलब ऑलरेडी इसको परचेज कर लिया गया है। तो आप परचेज कर लिया गया है मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑलरेडी चल रहा है। तो जो ऑलरेडी चल रहा है वो आपको नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। आपको कौन सा लेना पड़ेगा, जो अभी अवेलेबल, जैसे .in अभी देखिए आप देख सकते हैं, ये आप परचेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है आपको मिल जाएगा। उसके अलावा भी कुछ सजेशन दे रहा है, जैसे मान लीजिए सरकार स्टडी वेब्स .co, तो आपकी जो संस्था है उस हिसाब से आप जो है इसको परचेस कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो देखिए ऐसे सभी क्षेत्र जिनके माध्यम से ग्राहकों को सुविधाएं देकर उससे जो है आर्थिक लाभ लिया जाता है, और ऐसे क्षेत्र जिससे सीधे धन का आदान प्रदान न कर विज्ञापन के माध्यम से आर्थिक लाभ लिया जाता है, ये सारी चीज़ें कहाँ शामिल कर ली जाती है, ई कॉमर्स में। इसके अलावा आज इंटरनेट के माध्यम से ई कॉमर्स का जो यूज़ है काफ़ी लोग करते हैं, वेबसाइट के माध्यम से इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और वेबसाइट जो कहलाती वो कहलाती ई कॉमर्स वेबसाइट। जैसे हमने अभी बात करी अमेजन की, तो अमेजन.com जो है क्या है, .in है। अमेजन.in जो है एक प्रकार की ई कॉमर्स वेबसाइट है। फ्लिपकार्ट.com भी ई कॉमर्स वेबसाइट है। शॉपिफाई है, इसके अलावा मिंत्रा है, ठीक है, ईबे है, क्विकर है, OLX है, ये सब क्या है, ई कॉमर्स साइट है। तो इनके बारे में भी आगे हम बात करेंगे, अलग अलग कैटेगरी में इनको शामिल किया जाता है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं अब क्या, हिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स की हिस्ट्री, तो ई कॉमर्स की हिस्ट्री की अगर बात करें, सबसे पहला एक डिपार्टमेंट बनाया गया था जिसका नाम था EDI, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ये 1970 में बना था। ये तकनीक का प्रयोग करके ई कॉमर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था और इसके माध्यम से व्यावसायिक दस्तावेज जो कि परचेस ऑर्डर थे, इनवॉइस इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा जाता था। ये सारी चीज़ें जो है वेब फॉर्म के नाम से जानी जाती थी। अब वेब फॉर्म क्या होता है, वेब फॉर्म की अगर बात करें तो आपको वेब फॉर्म जैसे इस प्रकार आप गूगल फॉर्म की बात करें तो गूगल फॉर्म भी एक प्रकार का वेब फॉर्म है। मान लीजिए हमको सामने हमारे जितने भी एम्प्लॉई है या फिर स्टूडेंट है उनके लिए टी शर्ट ऑर्डर करना है, तो टी शर्ट का देखिए किस व्यक्ति को कौन सी टी शर्ट लगेगी, उसके लिए हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे सामने वाला खुद फिल करके दे उसका रिकॉर्ड। तो यहाँ शॉर्ट मतलब नाम हम फिल करवाएंगे, उसका जो साइज़ लगेगा टी शर्ट का वो फिल करवाएंगे, ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा अगर चीज़ें लिखना है तो वो, और इस प्रकार हम बनाकर इसको क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे। तो सामने वाला व्यक्ति आएगा, यहाँ पे XYZ जो भी व्यक्ति है इस प्रकार नाम फिल करा, टी शर्ट का साइड मान लीजिए उसको L लग रहा, तो L उसने यहाँ पे सेलेक्ट करा और उसके बाद यहाँ पे कुछ लिखना है और उसके बाद उसको सबमिट करना है। तो इस प्रकार देखिए उसका जो रिस्पॉन्स है हमारे पास में फीड हो जाएगा। तो ऐसे ही ये वेब फॉर्म था जो शुरुआत में आपको देखिए जो EDI मतलब इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इस तकनीक का प्रयोग करके यहाँ शुरुआत की गई थी ई कॉमर्स की। इसका उद्देश्य क्या था, गुड्स और जो प्रोडक्ट थे उसकी खरीदारी WWW यानी कि जो ऑनलाइन या वेब पर HTTP सर्वर के द्वारा ई शॉपिंग, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सेवा इत्यादि करना था। साथ ही 1979 के अंतर्गत अगर देखें तो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट जिसने ASC
X12 को इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से डॉक्यूमेंट को शेयर करने के व्यवसाय के लिए एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड के रूप में विकसित किया। ठीक है, तो उस समय की बात है 1979 की। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं ईबे की, जो भी इलेक्ट्रॉनिक साइट है, इसके बगैर तो हम बात नहीं कर सकते। दूसरा अमेजन। तो ये दोनों के बगैर अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन या ई कॉमर्स की बात करें तो वो सोचना हमको असंभव लगता है, क्योंकि शुरुआत कहाँ से हुई है? इन्हीं से, अमेजन से और ईबे से। कंप्यूटर का प्रयोग हर क्षेत्र में अधिक से अधिक होने लगा। बिजनेसमैन अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए कंप्यूटर के माध्यम से जो है उसका उपयोग कर रहा है, और इसके प्रयोग से कम समय में अधिक से अधिक कार्य संपन्न हो जाता है। आप आज की डेट में देखें तो बिना कंप्यूटर के कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी दुकान यहाँ पे नहीं रह गई है। इसके अलावा कोई भी सूचना कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर दुनिया के कहीं भी या किसी भी कोने में भेजी जा सकती है। दूसरी, प्राप्त भी की जा सकती है। सूचना टेक्स्ट मतलब लिखित, ऑडियो मतलब वॉइस, इमेज मतलब जो आपकी फ़ोटो वगैरह है, इस फॉर्मेट में हो सकती है, जो कहीं भी भेजी जा सकती है और प्राप्त की जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें ई कॉमर्स के माध्यम से हमको देखने को मिल जाती है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्कोप की। ई कॉमर्स का स्कोप क्या है? तो आप देख सकते हैं आज की डेट में ई कॉमर्स जो है अब इंटरनेट पर किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण काम बन गया है। बिना ई कॉमर्स के हम जो है कोई भी चीज़ें नहीं सोच सकते। मतलब अगर बात करें ऑनलाइन की, तो ऑनलाइन आज की डेट में महत्वपूर्ण अंग बन गया है सभी व्यक्तियों के लिए। बहुत सी वेबसाइट में उनके उत्पादों, मतलब जो प्रोडक्ट होते हैं, जो सर्विसेज होती है, उसको ऑनलाइन खरीदने आदेश करने की सुविधा उपलब्ध होती है, और इन वेबसाइट को विशेष रूप से ई कॉमर्स के लिए ही तैयार किया जाता है। जैसे हमने बात करें किसकी? अमेजन की, हमने बात करें फ्लिपकार्ट की, मिंत्रा की। ये सारी चीज़ें क्या है? ई कॉमर्स वेबसाइट है, जो ई कॉमर्स से रिलेटेड सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसमें वे सभी व्यापारिक गतिविधियां शामिल है जो इंटरनेट और अन्य कंप्यूटर नेटवर्कों को उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र की सुविधा यहाँ पे हो जाती है। जैसे हम बात करें वेबसाइट कौन सी? कोई बैंक की, तो वहाँ पे फंड ट्रांसफ़र की सुविधा हमको मिल जाती है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग यानी कि ऑनलाइन मार्केटिंग आप कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ऑटोमेटेड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ऑटोमेटेड डेटा कलेक्शन। ये सारी गतिविधियाँ या एक्टिविटी हमको ई कॉमर्स की सर्विसेज के अंतर्गत देखने को मिल जाती है। इसके अलावा फ़ायदे तो अनलिमिटेड है। जैसे उदाहरण के लिए देखें तो हम ई कॉमर्स जो उपभोक्ता होते हैं वो सस्ते और क्वालिटी प्रोडक्ट को देखने का उनको मौका मिल जाता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। किसी दूसरे कोने में जो व्यापार चल रहा है उसको ऑनलाइन वो देख सकते हैं, उसकी जो प्रोडक्ट है उसको देख सकते हैं। इसके अलावा नेशनल तथा इंटरनेशनल दोनों ही मार्केट में जो बिजनेस एक्टिविटी उसकी डिमांड को बढ़ाता है। मतलब यहाँ बैठा व्यक्ति दूसरे स्टेट में बैठे व्यक्ति या दूसरे शहर में, दूसरे देश में वैसे बैठे जो व्यक्ति है उसके द्वारा जो व्यापार चलाया जा रहा है उसकी मांग वो कर सकता है। यह एक बिजनेस कंसर्न या व्यक्तिगत रूप से ग्लोबल मार्केट में पहुंचने के लिए यहाँ पर सक्षम बनाता है। ऑनलाइन शॉपिंग सामान्यतः अधिक सुविधाजनक होती है तथा पारंपरिक शॉपिंग की अपेक्षा टाइम सेविंग भी होता है, क्योंकि जगह पे बैठे रहते हैं ना हम, कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके माध्यम से छोटे एंटरप्राइजेस प्रोडक्ट की खरीदारी, बेचना तथा सर्विसेज के लिए ग्लोबल मार्केट में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ग्लोबल मार्केट मतलब दुनिया के किसी भी कोने से हम जो है कोई भी चीज़ें सर्च कर सकते हैं और उसे परचेज भी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जैसे ई कॉमर्स की सहायता से उपभोक्ता आसानी से स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर रिसर्च कर सकता है। होलसेल कीमत या डील जो रहती है, डील आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा मैं। जैसे आप अमेजन पे जाओगे तो अमेजन पे आप जब भी कोई चीज़ खरीदना चाहते हो तो आप डेली यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलेगा होम पेज में ही टुडे डील में आप जाओगे तो डील में आप देखोगे तो आज की जो डील है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम है या कोई भी चीज़ हो, यहाँ पे आपको डील दिख जाएगी। तो ये आप देखना ज़रूर, मतलब इसको भूलना नहीं है। और फ्लिपकार्ट में तो आपको ऑफ़र जो है यहीं पे दिख जाते हैं, या फिर आप प्लस मेंबर हो या जैसा भी, तो उसमें आपको डील देखने को मिल जाती है। बिजनेस की दृष्टि से ई कॉमर्स मार्केटिंग, कस्टमर केयर, प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन स्टोरेज तथा इन्वेंट्री मैनेजमेंट की कीमत में कटौती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। कस्टमर बिहेवियर से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है वो इकट्ठी कर ली जाती है ताकि मार्केटिंग में सहायता मिल सके। ये 24 घंटे यहाँ पे हमको सुविधा देखने को मिल जाती है ई कॉमर्स की। इसके अलावा कुछ घाटे भी हो सकते हैं, यानी कि नुकसान यानी डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो लैक ऑफ पर्सनल टच। मान लो कोई चीज़ हमने खरीदना है, जैसे क्लॉथ, कपड़े ही खरीदना है, तो हम अगर मार्केट जाते हैं, शॉपिंग मॉल जाते हैं, तो वहाँ पे हम तो उसको छू कर देख लेते हैं फैब्रिक या जो क्लॉथ है वो कैसा है, पर यहाँ पे ऑनलाइन में हम इस प्रकार की सुविधा
नहीं मिलती है। तो इससे क्या हो जाता है, हमको कभी कभी जो है दुखी होना पड़ता है। टेक्निकल इशू हो सकते हैं भाई, वेबसाइट क्रैश हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो इससे जो हमारी जो कस्टमर जो रहते हैं जो वेबसाइट के, वो एक प्रकार से असंतोषजनक यहाँ पे उनकी फीडबैक आ सकती है। डिलीवरी डिले, कभी 5 दिन में डिलीवरी होना था, जो ट्रक है कोरियर वाला है उसके चक्कर में जो है 8 दिन या 7 दिन होगा, तो उससे क्या हो जाता है, कस्टमर एक्सपीरियंस ख़राब होता है। सिक्योरिटी इशू हो सकता है, आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन या जो पर्सनल जानकारी होती है वो कभी कभी जो है लीक हो सकती है। इसके अलावा लीगल इश्यूज हो सकते हैं, टैक्स की दर के हिसाब से। टेक्निकल लिटरेसी हो सकती है, भाई हर व्यक्ति को ऑनलाइन में काम करना नहीं बनता, तो उससे कभी कभी प्रॉब्लम भी हो जाती है, उससे फियर भी हो जाता है। फियर मतलब डर का सामना करना पड़ता है, डर के कारण बहुत सारे लोग इसका उपयोग नहीं करते। ग्लोबल कंपटीशन भी बढ़ जाता है, तो ये सारी चीज़ें जैसे फ्रॉड हो जाते हैं, कभी कभी शिपिंग प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये चीज़ें हमको देखने को मिल जाती है ई कॉमर्स के अंतर्गत। तो हमने यहाँ पे बेसिक चीज़ें जाने कि ई कॉमर्स क्या है। ई कॉमर्स क्या है, इंटरनेट के जरिए खरीद और बिक्री, खरीदना भी है और बेचना भी, ये सारी चीज़ें किस में शामिल कर ली जाती है, आपको देखने को मिलेगी ई कॉमर्स में। ठीक है, उसके हमने फ़ायदे देखे, उसके स्कोप देखें, ठीक है, इसके अलावा हमने उसके नुकसान भी देखे। तो यहाँ आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होगी ई कॉमर्स से रिलेटेड। ठीक है, अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं किसकी, ई कॉमर्स के अंतर्गत टेक्नोलॉजी की। तो टेक्नोलॉजी जो होती है ई कॉमर्स की वो कौन कौन सी होती है, मतलब ई कॉमर्स के अंतर्गत जो टेक्नोलॉजी वो कौन कौन सी उपयोग की जाती है, तो वो इसके बारे में हम यहाँ पे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ई कॉमर्स क्या है वो चीज़ तो आपने जान ली। ई कॉमर्स मतलब इंटरनेट या कंप्यूटर के माध्यम से वस्तुओं की खरीद बिक्री और साथ में सेवाओं की खरीद बिक्री को क्या बोला जाता है, ई कॉमर्स बोला जाता है। अब वस्तुओं की बात करें तो कोई प्रोडक्ट हो सकता है, परंतु यहाँ पर सर्विसेज की बात करें तो डोमेन नेम की सर्विस हो सकती है, ई बुक की सर्विस हो सकती है, और बहुत सारी प्राइम वीडियो, बहुत सारी सर्विसेज यहाँ देखने को मिल जाती है। तो सारी सर्विसेज ऑनलाइन खरीद और बिक्री, इनको क्या बोला जाता है, इनको ई कॉमर्स की श्रेणी में रखा जाता है। अब जब ई कॉमर्स चल रहा है किसके माध्यम से, कंप्यूटर और किसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। तो सिंपल सी बात है, सिर्फ कंप्यूटर और इंटरनेट तो उपयोग नहीं होंगे, यहाँ बहुत सारी चीज़ें इंटरनली उपयोग होती है, उसी को शामिल किया जाता है टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। तो टेक्नोलॉजी ई कॉमर्स खरीदारों और विक्रेताओं, खरीदारों मतलब जो परचेज करने वाले हैं यानी कि जो खरीदने वाले हैं, और विक्रेता मतलब जो सेलर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे खरीदार और विक्रेता के बीच में ऑनलाइन लेन देन को प्रोसेस करने के लिए विभिन्न वेबसाइट्स की ज़रूरत होती है जो उस काम को कर सके, विभिन्न मोबाइल ऐप की ज़रूरत होती है, सोशल मीडिया ऐप की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है डिजिटल तकनीक का उपयोग करता है। ठीक है, इसके अलावा ई कॉमर्स में उपयोग की जाने वाली कुछ विभिन्न तकनीक है, जैसे कि मान लो वर्चुअल रियलिटी या ऑगमेंटेड रियलिटी आप देखें। इसके अलावा आप देखोगे तो आपको ब्लॉकचेन टेक्निक देखने को मिलेगी, मोबाइल कॉमर्स देखने को मिलेगा, साथ ही आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर सोशल कॉमर्स है, मशीन लर्निंग देखने को मिलेगी, सप्लाई चेन सॉफ्टवेयर है, कन्वर्सेशनल जो जैसे अपन बातचीत करते हैं कि नहीं, तो कन्वर्सेशनल जो है मतलब जो कन्वर्सेशनल जो कॉमर्स है वो देखने को मिल जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी देखने को मिलेगी, आईओटी यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स देखने को मिल जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है वो उपयोग होती है, परंतु हम बात करेंगे इन्हीं के बारे में थोड़ी थोड़ी यहाँ पे जानकारी। सबसे पहले बात करेंगे किसकी, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी की। तो वर्चुअल रियलिटी क्या होती है, वर्चुअल रियलिटी मतलब फील करना। मान लो आपने ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट देखा, चलिए मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। ये देखिए, आप मान लीजिए ये आपके पास में मॉनिटर आपने मॉनिटर देखे, तो मॉनिटर को जो है आप अपने टेबल पर या फिर यहाँ पे आप चाहोगे तो आप देखिए मेन शर्ट, मतलब इस प्रकार से फॉर्मल शर्ट आपने सर्च किया, और सर्च करने के बाद आप देखोगे तो इसको आपने क्लिक किया। ठीक है, और क्लिक करने के बाद आप देखिए इसको आप थोड़ा अच्छे से देखोगे तो आप इस सेट में अपने आप को पाओगे और आप फील करोगे। तो इसी को क्या बोल देते हैं, इसी को बोल देते हैं वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे तो वास्तविक जीवन में ये कैसा लगेगा, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी। तो फील करना, उसमें डूब जाना यानी कि तल्लीन हो जाना उसमें, वो हमारे लिए कैसा लगेगा, हमको हम कैसे उसमें जचेंगे या नहीं जचेंगे, सारी चीज़ें किसके अंतर्गत शामिल की जाती है, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी। ये टेक्निक यूज़ की जाती है ई कॉमर्स के अंतर्गत। दूसरी टेक्निक की अगर बात करें तो ब्लॉकचेन टेक्निक यहाँ देखने को मिल जाती है। ये ब्लॉकचेन टेक्निक क्या काम करती है, तेज और अधिक सुरक्षित लेन देन के लिए जो सुरक्षित है और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क ये बनाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क मतलब आप देख सकते हैं एक ही चीज़ को जो है हर जगह उपलब्ध कराना।
तो देखिए अमेजन की जो साइट है वो एक ही व्यक्ति उपयोग ओपन तो नहीं करेगा, बहुत हज़ारों लाखों की संख्या में एक साथ ओपन कर लिए होते हैं। तो ब्लॉकचेन टेक्निक यहाँ पे उसके लिए मदद करती है, साथ ही वो तेज़ भी होना चाहिए और सुरक्षित लेन देन भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये टेक्निक यहाँ पे यूज़ होती है। दूसरी टेक्निक की अगर बात करें तो मोबाइल कॉमर्स। मोबाइल कॉमर्स क्या करता है भाई, मोबाइल उपकरण जो आपके पास में मोबाइल डिवाइस है, टैबलेट है, उसके माध्यम से शॉपिंग प्लेटफॉर्म तक पहुंचने की वो अनुमति देता है। तो मोबाइल एप्लीकेशन, बहुत सारे एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, उसके माध्यम से आप अपने मोबाइल पर ई कॉमर्स वेबसाइट को सर्च कर सकते हो, साथ ही उसका यूज़ कर सकते हो। तो ये हो जाता है मोबाइल कॉमर्स। सोशल कॉमर्स की अगर बात करें तो मान लो आपने क्या चलाना है, फेसबुक चला रहे आप, और फेसबुक के माध्यम से ही आप क्या चाहते हो कि वहीं से कोई चीज़ खरीद लें। तो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट, बहुत सारी सुविधाएं वहाँ देखने को मिल जाती है। उससे क्या होता है कि आपको फेसबुक से बाहर नहीं जाना पड़ता, आप उसी से परचेज कर लेते हो। तो इसी को बोल देते हैं सोशल कॉमर्स, यानी कि जो आपकी सोशल मीडिया है उसके माध्यम से ही आप व्यापार कर रहे हो, मोबाइल के माध्यम से ही आप व्यापार कर रहे हो। ठीक है, इसके अलावा मशीन लर्निंग क्या काम करती है, मशीन लर्निंग जो है ऑनलाइन जो मार्केट होता है उसमें ग्राहक के व्यवहार का विश्लेषण करती है। व्यवहार मतलब जो आपका बिहेवियर है, ग्राहक का जो कस्टमर है उसका बिहेवियर कैसा है, जिससे विक्रेता को कोई चीज़ें कलेक्शन करने, कोई मतलब जो उसकी सुविधाओं को उपलब्ध कराने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो मशीन लर्निंग कुछ इस प्रकार काम करती है। ठीक है, सप्लाई चेन विजिबिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपूर्ति श्रृंखला संचालन को स्वचालित करता है। ये कैसे, जैसे मान लो रिपोर्ट तैयार करना है, निर्णय लेना, ये सारा काम जो है सप्लाई चेन विजिबिलिटी सॉफ्टवेयर करता है। कन्वर्सेशनल जो आपका कॉमर्स होता है वो क्या करता है, जैसे मान लो आपको कोई चीज़ पर डाउट है, तो आप देखिए यहाँ पे मान लो आपको फ्लिपकार्ट में या अमेजन में कोई डाउट है, तो आप क्या करते हो, कोई ऑर्डर से रिलेटेड आप चैट करते हो, ताकि उससे, जैसे मान लो आपने ऑर्डर किया है और उसमें लेट हो रहा है, तो आप उससे रिलेटेड यहाँ पे चैट कर सकते हैं। अमेजन में भी सुविधाएं मिलती है और फ्लिपकार्ट में भी, और बहुत सारी ई कॉमर्स साइट में भी ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। जैसे चैट बॉट है, बातचीत करते हैं आप, मैसेंजर जिसमें चैटिंग हो जाती है, सोशल मीडिया, ये सब क्या है, कन्वर्सेशनल कॉमर्स कहलाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है भाई, ये जो है एक प्रकार से एआई मतलब खुद ब खुद ये काम करेगा, जैसे इंसानी दिमाग सोचता है वैसे ही एआई यहाँ देखने को मिल जाता है। जैसे आपने देखा होगा चैट जीपीटी जो है एआई है, परंतु आपको ई कॉमर्स वेबसाइट में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी देखने को मिल जाती है, जो व्यक्तिगत रुचि को समझने और उसकी सेवाओं में बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर हेल्प करती है। इसके अलावा इंटरनेट ऑफ थिंग्स की अगर बात करें तो ये सेंसर्स और प्रोसेसिंग जो कैपेसिटी एबिलिटी होती है, सॉफ्टवेयर है, इन सभी तकनीक के लिए काफ़ी हाई लेवल पर काम करती है। तो आईओटी जो है एक प्रकार से आपके दिमाग या आपने जो भी जो बहुत सारे आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो आप स्मार्ट वॉच का उपयोग करते हो, ठीक है, या फिर आप जो है ईयरफोन का उपयोग करते हो, तो ये अलग अलग प्रकार के जो गैजेट्स होते हैं वो सभी सेंसर वाले हो गए हैं। तो उसी को इसमें शामिल कर लिया जाता है, किसमें, आईओटी में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। मतलब आप अगर किसी वेबसाइट से कोई चीज़ ऑर्डर करना तो आप बोल कर करा सकते हो अपने मोबाइल से या फिर कोई गैजेट से। तो ये हो जाता है आईओटी। तो यहाँ पे हमने बात करें टेक्नोलॉजी जो है आपकी इन ई कॉमर्स में, मतलब ई कॉमर्स में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी उपयोग की जाती है उनके बारे में यहाँ पे हमने बात करें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक ई कॉमर्स का, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से और कंप्यूटर का उपयोग करके, कंप्यूटर में मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप, पीसी कुछ भी हो सकता है। तो ऑनलाइन कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग करके क्या करना है, वस्तुओं की खरीद बिक्री, साथ ही सेवाओं की खरीद बिक्री, इनको बोला जाता है ई कॉमर्स। और ई कॉमर्स के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि बात करें B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस हो सकता है, एक व्यापार दूसरे व्यापार, मतलब एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को कोई माल खरीदता है या उसको बेचता है, तो ये कहलाता है आपका बिजनेस टू बिजनेस। कोई व्यापारी अगर कोई कंज्यूमर या मतलब ग्राहक को कोई सेवाएं देता है, कोई माल बेचता है, तो उसको बोला जाता है बिजनेस टू कंज्यूमर। नेक्स्ट है बिजनेस टू गवर्नमेंट। मान लो कोई व्यापार है, वो बहुत बड़े बड़े उपकरण या कोई भी चीज़ें बना रहा है और गवर्नमेंट को उससे रिलेटेड चीज़ें जो है वो सेवाएं दे रहा है। गवर्नमेंट उसके बदले में उसको क्या दे रही है, उस सेवा के बदले में पैसे दे रही है। तो ये कहलाता है आपका बिजनेस टू गवर्नमेंट। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कंज्यूमर से कंज्यूमर, ग्राहक टू ग्राहक। अब सीधे ग्राहक से ग्राहक तो क्या होता है, यहाँ पे व्यापार नहीं होता, तो मीडिएटर के रूप में कोई थर्ड पार्टी का उपयोग किया जाता है। थर्ड पार्टी मतलब कोई वेबसाइट हो सकती है,
कोई ऐप हो सकता है या और कोई माध्यम हो सकता है। तो वो ऐप और वेबसाइट बीच में कमीशन ले लेगा इन दोनों के बीच में व्यापार का। तो जैसे आप देखोगे OLX हो सकती है, तो वो कहलाती है आपकी कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स वेबसाइट। इसके अलावा कंज्यूमर टू बिजनेस हो सकता है। मान लो उदाहरण के लिए हम जो है फ्रीलांसर जॉब कर रहा है, हम कोई कंपनी का प्रोजेक्ट यहाँ पे कंप्लीट कर रहा है और कंपनी हमको उसके बदले में उसके लिए चार्जेस पे करेगी। तो क्या है, ये हम बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं ना। कौन काम कर रहा है? कंज्यूमर। तो सिंपल सी बात हम यहाँ पे देख सकते हैं बिजनेस टू मतलब कंज्यूमर टू बिजनेस हो जाएगा। फिर एक और चीज़ हो जाती है कंज्यूमर टू गवर्नमेंट। आप देखिए एक ITR फिल कर रहे हो, मतलब आप जो टैक्स पे कर रहे हो, टैक्स रिटर्न जो है इनकम टैक्स रिटर्न फिल कर रहे हो, तो आप किसके लिए काम कर रहे हो? गवर्नमेंट के लिए। मतलब गवर्नमेंट का जो काम है वो कर रहे हैं आप। तो सिंपल सी बात है, आप क्या कर रहे हो? कंज्यूमर टू गवर्नमेंट वाला जो ई कॉमर्स है उसका यूज़ कर रहा है। आप कोई बिल पे कर रहे हो, बिल मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है या और कोई बिल हो सकता है। तो आप किसके लिए काम कर रहे हो? वो आप जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ है। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं B2B की। तो B2B जो है इसका फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू बिजनेस। वाणिज्य मतलब जो व्यापार है, एक व्यापारिक कंपनी है, मतलब जो वाणिज्य है एक कंपनी और एक व्यक्तिगत उपभोक्ता के बजाय किसके लिए लेन देन करती है? व्यापार। मतलब व्यापार से व्यापार, एक व्यापार से दूसरे व्यापार में अगर बिजनेस किया जा रहा है तो उसे बोला जाता है B2B। अब कैसे? मान लो कोई बड़ा व्यापारी है, उससे किसी छोटे व्यापारी ने सामान खरीदा और इस व्यापारी ने फिर से रीसेल कर दिया। तो रीसेल करने के उद्देश्य से यहाँ पे किसका यूज़ किया जाता है? B2B का, ठीक है। जैसे अमेजन में भी देखोगे तो अमेजन बिजनेस आपको देखने को मिल जाएगा। इसके लिए इंडिया मार्ट देखने को मिल जाएगा। इंडिया मार्ट में कोई भी चीज़ें आप खरीदने जाओगे तो वहाँ क्वांटिटी में मिलती है। मतलब जो व्यापार कर रहा है, जैसे मान लो ने 10 की क्वांटिटी में खरीदा, तो वो एक एक करके इधर क्या करेगा? सेल करेगा रिटेलर, मतलब कस्टमर को। परंतु अगर कोई कस्टमर खरीदने जाए तो इंडिया मार्ट से खरीदेगा क्या? नहीं खरीदेगा, क्योंकि वहाँ पे क्वांटिटी में मिलते हैं। जियो मार्ट में भी कुछ इसी प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाती है। सब क्या है? आपकी B2B टेक्निक है। B2C का मतलब हो जाता है बिजनेस टू कस्टमर। कंज्यूमर का मतलब जो आपका कस्टमर होता है या ग्राहक होता है। तो बिजनेस टू कंज्यूमर एक प्रकार का वाणिज्य है, मतलब व्यापार है, जहाँ कोई व्यवसाय व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को उत्पाद या सेवाओं को बेचता है। उदाहरण के लिए अमेजन सिंपल अगर देखें तो हम कोई चीज़ उससे खरीदते हैं तो वो क्या है? व्यापारी है और हम कंज्यूमर हो गए। ईबे भी आप एक देख सकते क्या है? B2C है। फ्लिपकार्ट भी B2C के लिए काम करता है। तो ये सब हो जाएंगे B2C। फिर C2C यानी कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर, उपभोक्ता से उपभोक्ता अगर कोई चीज़ें हमको क्या करना है? खरीदना बेचना है, तो उसके लिए हो जाता है C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, यानी कि उपभोक्ता से उपभोक्ता। तो यहाँ पे इसके लिए तीसरा पक्ष यानी थर्ड पार्टी ऐप या थर्ड पार्टी जो विक्रेता उसका यूज़ किया जाता है, उसके बदले में वो कमीशन लेता है। जैसे OLX है, ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर के लिए काम करता है। क्विकर आपका कंज्यूमर टू कंज्यूमर के लिए काम करता है और पेपाल भी आपका इसी के लिए काम करता है। इसके बाद हम देखें C2B, मतलब C2B का मतलब हो जाता है कोई व्यापार के लिए हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं, व्यापार को हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है? C2B यानी कि कंज्यूमर टू बिजनेस। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ऑनलाइन जॉब पोर्टल देखने को मिल जाते हैं। monster.com है या times.com है, फ्रीलांसिंग जॉब वेबसाइट है। तो ये सब क्या है? आपकी C2B के लिए काम करती है। B2A की अगर बात करें तो बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रकार का ई कॉमर्स मॉडल है, जहां व्यवसाय सरकारी एजेंसी या सार्वजनिक प्रशासन को उत्पाद या सेवाएं बेचते हैं। तो इसके लिए यहाँ देखने को मिल जाएगा ओपन गवर्नमेंट है, या फिर हम बोल सकते हैं डेटा प्रोटेक्शन कंपनीज है, जो गवर्नमेंट को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसके बदले में वो चार्जेस लेते हैं। इसके अलावा C2A यानी कि उपभोक्ता से प्रशासन, जैसे मान लो टैक्स रिटर्न फिल करना है, बिल पे करना है, तो प्रशासन को हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका C2A। तो ये हमने यहाँ पे बात की किसकी? टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक एक करके हमारे सारे टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होते जा रहे हैं। मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं? ई कॉमर्स, ठीक है। अगर कोई प्रकार का डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक जो कि ई कॉमर्स के अंतर्गत ही आता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इस टॉपिक का नाम है आपका ई शॉपिंग। ई शॉपिंग को इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग या ऑनलाइन शॉपिंग का नाम भी हम दे सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा डिटेल में। तो ई शॉपिंग जिसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई कॉमर्स के रूप में भी जाना जाता है, खरीद बिक्री एक प्रकार से बोलें, हालांकि इसमें बिक्री नहीं होती परंतु हम खरीदते हैं। तो इसे हम देखिए यहाँ पे इंटरनेट के माध्यम से हम जो प्रोडक्ट होते हैं और सेवाओं की खरीद बिक्री यहाँ देख सकते हैं। कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन या अन्य कोई स्मार्ट उपकरणों पर संचालित किया जा सकता है इस चीज़ को,
किसको, ऑनलाइन शॉपिंग को। इसके अंतर्गत देखें तो बहुत सारी वेबसाइट देख सकते हैं। अमेजन है, अमेजन ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन शॉपिंग के लिए एक वेबसाइट है। फ्लिपकार्ट है, शॉपिफाई है, मिंत्रा है, ईबे है, क्विकर है, OLX है। ये सब क्या है, ये सब जो है ई शॉपिंग के लिए यूज़ की जाने वाली क्या है, वेबसाइट है। ठीक है, अब ये क्या होती है, 24 आवर्स मतलब 24 घंटे 7 दिन 365 दिन ये जो है हमको ओपन मिल जाती है। कभी भी हमारी जब इच्छा हो तब हम प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं अपनी मर्जी से, और कभी भी उसको जो है ऐड टू कार्ट कर सकते हैं और उसको परचेस कर सकते हैं। ठीक है, अब वो कोरियर की सर्विस के हिसाब से हमारे पास में कितने दिन में आ रही है वो उस पर डिपेंड करता है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं ई शॉपिंग जो होती है ई कॉमर्स की प्रमुख टेक्नोलॉजी में से एक मानी जाती है। ई शॉपिंग को घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को हम खरीदने की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध होती है। पहले यदि हम कोई प्रोडक्ट खरीदते थे तो हमें बाज़ार जाना होता था, ये चीज़ आपको पता है। बहुत देर हम चीज़ें सर्च करते मतलब ढूंढते रहते थे, भीड़ है या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम हुआ करती थी, समय का काफ़ी जो होते थे बर्बादी होती थी। तो इन चीज़ों के बजाय अगर देखें तो ऑनलाइन हम घर बैठे क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ों को इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से सर्च कर सकते हैं और उसे परचेज़ कर सकते हैं। ये फ़ायदा देखने को मिला किसमें, ई शॉपिंग यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग में। इसके लिए यहाँ देखिए अपने कंप्यूटर पर इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, और कोई भी ब्राउज़र होना चाहिए जिसमें वेबसाइट को हम सर्च कर सकें, और उस कंपनी के प्रोडक्ट को हम खरीदना चाहते हैं उसे हम सर्च करेंगे, और सर्च करने के बाद उसे लिस्ट पर मतलब जो है ऐड टू कार्ट कर सकते हैं या डायरेक्ट उसको जो है हम खरीद सकते हैं। और पेमेंट की अगर बात करें तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, और अभी नया जो सबसे लेटेस्ट तरीका है उसका नाम है यूपीआई के माध्यम से हम पेमेंट कर सकते हैं। तो ये भी तरीका देखने को मिल जाता है काफ़ी अच्छा। इसके अलावा आप देखोगे तो इस तरह आपको जो है प्रोडक्ट खरीदने के लिए शॉप पर जाने की ज़रूरत नहीं है और आपका समय भी बच जाता है। इच्छा अनुसार आप कोई भी प्रोडक्ट को, एक और सुविधा हमको देखने को मिल जाती है यहाँ पे कि हमको 7 दिन या फिर 10 दिन यहाँ रिटर्न पॉलिसी देखने को मिल जाती है। पर इसके एवज में अगर देखें तो हम जब यहाँ मतलब ऑफलाइन ग्राहक मतलब जो दुकान है उससे ख़रीदते हैं, ख़रीद कर लाते हैं, कोई चीज़ पसंद ना आए दूसरे दिन हम अगर बदलाने जाते हैं तो वो ग्राहक मतलब जो दुकानदार उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो इस चीज़ से कम बचत होती है। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए ऑनलाइन शॉपिंग काफ़ी फ़ायदे की है, पर कुछ चीज़ें जो है हमको ऑफलाइन दुकान से ही ले लेना चाहिए। ई कॉमर्स की इस व्यवस्था को ई शॉपिंग के नाम से भी जाना जाता है और ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से भी मतलब हम समझ सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है जो ई शॉपिंग है उसके बाद ऑनलाइन मार्केटिंग। तो ऑनलाइन मार्केटिंग होती क्या है, ऑनलाइन मतलब इंटरनेट और कंप्यूटर का उपयोग करके हम क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग। और मार्केटिंग में सिर्फ प्रचार करना नहीं आता, उत्पाद को बनाने से लेके बेचने तक की सारी कहानी हमारी जो हो जाती मार्केटिंग कहलाती है। तो ऑनलाइन मार्केटिंग को हम वेब मार्केटिंग की संज्ञा दे सकते हैं, वेब मार्केटिंग बोल सकते हैं, इसको डिजिटल मार्केटिंग हम बोल सकते हैं, या सर्च इंजन मार्केटिंग भी हम बोल सकते हैं। सर्च इंजन मार्केटिंग क्यों, क्योंकि गूगल आपको पता है गूगल एक सर्च इंजन है और गूगल के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात, इसे हम सर्च इंजन मार्केटिंग भी बोल सकते हैं। या फिर इसे हम डिजिटल मार्केटिंग बोले तो कैसा रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग के रूप में भी हम इसे जान सकते हैं। इंटरनेट या अन्य डिजिटल कम्युनिकेशन मेथड के माध्यम से ग्राहकों से जुड़ने का एक तरीका इसे बोला जाता है। इसके अलावा आप देखोगे कुछ एग्जाम्पल्स इसके, जैसे वेबसाइट के माध्यम से हम मार्केटिंग कर सकते हैं, सर्च ऐड के माध्यम से कर सकते हैं, डिस्प्ले ऐड के माध्यम से कर सकते हैं, ईमेल है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, मतलब व्यक्ति से व्यक्ति हम इस प्रकार कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, मतलब जो आपका मार्केटिंग है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन के माध्यम से, कंटेंट मार्केटिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग है, इसके अलावा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, ब्लॉगिंग है, ये सारे मार्केटिंग के तरीके हो सकते हैं। चलिए आगे हम जानते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। जैसे सबसे पहले अगर बात करें तो वेबसाइट के माध्यम से मार्केटिंग। तो जब भी कोई कंपनी मार्केटिंग करना चाहती है तो सबसे पहले उसकी वेबसाइट होना ज़रूरी है। ठीक है, और वेबसाइट जो होती है उसके उद्देश्य, उत्पाद मतलब जो प्रोडक्ट होती है, सर्विसेज है, मिशन मतलब फोकस उसका, विज़न, इस पर विचार करके बनाई जाती है। मान लो कोई एजुकेशनल साइट है और उसको ई कॉमर्स साइट के हिसाब से बना दिया है तो अच्छा लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। तो फोकस होना चाहिए यहाँ पर। वेबसाइट जो होती है काफ़ी आकर्षक होनी चाहिए। यूज़र और उपभोक्ता की वेबसाइट मतलब यूज़र को जो है उपभोक्ता या यूज़र को आकर्षित करने योग्य हो। अब जो वेबसाइट होती है वो 7C को फॉलो करना चाहिए। 7C का मतलब क्या होता है, सी जिसमें देखिए आपको कंटेंट देखने को मिलेगा, कॉन्टेक्स्ट देखने को मिलेगा, कस्टमाइजेशन देखने को मिलेगा, आपको कम्युनिकेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप देखोगे कम्युनिटी है, कनेक्शन है, इसके अलावा आपको कॉमर्स। ये सातों जो टॉपिक है जिसको 7C बोला जाता है,
ये इस चीज़ को फोकस करना चाहिए हमारी वेबसाइट, तभी आपकी मार्केटिंग जो है सही मायने में हो सकेगी वेबसाइट के माध्यम से। तो 7C, जिसमें पहला कंटेंट था। कंटेंट मतलब ग्राफिक्स, साउंड, टेक्स्ट, वीडियो, एक प्रकार से फोकस होना चाहिए, मतलब जिस चीज़ के लिए हमने बनाया है उस चीज़ के हिसाब से यहाँ वेबसाइट में आपके कंटेंट होना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि वेबसाइट का लेआउट जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया उस हिसाब से होना चाहिए, लेआउट और उसका डिज़ाइन। अनुकूलन यानी कि उसका कस्टमाइजेशन कैसा होना चाहिए कि वो ग्राहक के जो मतलब जो उसका रिजल्ट आ रहा है ग्राहक को संतुष्ट करने वाला होना चाहिए, मतलब जो भी रिजल्ट प्रदान किया जा रहा है वो ग्राहक को संतुष्टि देने वाला होना चाहिए। कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो दो तरफा कम्युनिकेशन होना चाहिए, मतलब ग्राहक ने कोई रिक्वेस्ट किया है, कोई फीडबैक किया तो हमको रिप्लाई देना होगा, इस प्रकार की चीज़ें होना चाहिए। कम्युनिटी का मतलब यूज़र, बहुत सारे यूज़र हो सकते हैं, जैसे कमेंट करते हैं कि नहीं, तो कमेंट में ही बातचीत शुरू हो जाती है, तो इस प्रकार की कम्युनिटी होना चाहिए। कनेक्शन मतलब एक साइट किस हद तक अन्य साइट के लिए लिंक प्रदान करती है, कनेक्शन होना चाहिए। मतलब दूसरी साइट पे अगर कोई जाना चाहता है कुछ चीज़ें, जैसे मान लो हम MP ऑनलाइन पोर्टल की अगर बात करें तो माखनलाल चतुर्वेदी की साइट में जा सकता है डायरेक्टली व्यक्ति, सागर यूनिवर्सिटी की साइट में जा सकता है, तो इस प्रकार का कनेक्शन होना चाहिए। वाणिज्य की अगर बात करें, कॉमर्स, एक साइट वाणिज्यिक लेन देन में भी सहायता करने चाहिए। तो ये 7C नहीं होते हैं किसी वेबसाइट में तो वो मार्केटिंग की वेबसाइट नहीं कही जाएगी। मतलब अगर कोई व्यक्ति को मार्केटिंग करना है और वेबसाइट बनाना है तो वो 7C को फॉलो करने योग्य होना चाहिए, आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए। उसके बाद सर्च एड जो होता है, पे पर क्लिक सर्च एड का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है यह, कोई विजिटर सर्च इंजन पर कोई शब्द खोजता है या सर्च करता है तो जो मार्केटर का विज्ञापन या जो रिजल्ट है वो शीर्ष पर दिखाई देता है। ठीक है, मार्केटर और सर्च इंजन के एल्गोरिदम द्वारा बोली लगाने के आधार पर खोजे गए कीवर्ड जो होते हैं, खोजेगा मतलब सर्च किए गए जो कीवर्ड होते हैं, मतलब जो शब्द होते हैं, उसके संबंध में इसके महत्व की जो पहचान होती है। और जब विजिटर विज्ञापन पर क्लिक करता है तो विज्ञापन जो देता है उसके लिए भुगतान करते हैं। उसके अलावा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब उन गतिविधियों को जोड़ देता है जो इस संभावना को बेहतर बनाता है। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आप देख सकते हैं, देखिए वेबसाइट एनालिटिक्स होते हैं, क्लाइंट रिक्वायरमेंट होती है, कीवर्ड रिसर्च होते हैं, कंटेंट राइटिंग होती है, वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन होता है, SEO सबमिशन यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सबमिशन होता है, लिंक बिल्डिंग होती है, रिपोर्टिंग, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले ऐड की अगर बात करें, डिस्प्ले ऐड जो होते हैं या बैनर ऐड कहे जाते हैं इन्हें, एक छोटे आयताकार बॉक्स में दिखाई देते हैं, आपको वेबसाइट में देखने को मिल जाएंगे, यूट्यूब वीडियो में, अलग अलग प्रकार से ये आपको डिस्प्ले ऐड देखने को मिल जाते हैं। ईमेल, ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए, डायरेक्ट आपको मार्केटिंग के लिए काम आता है। जिस व्यक्ति से आपकी पहचान है उसकी आपने क्या डाले, ईमेल ID डाले और उसको डायरेक्ट ईमेल कर दिए, तो इस प्रकार चीज़ें देखने को मिल जाती है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, आज की डेट में बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, बहुत सारे आपको देखने मिल जाएंगे। तो इनके माध्यम से क्या किया जा रहा है, मार्केटिंग की जा रही है, तो ये भी आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें आपसे जुड़े लोग जो आपके फॉलोवर है या आपसे जुड़े जो भी फ्रेंड लिस्ट में है वो आपकी जो चीज़ें हैं वो देख पाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाती है आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग। चलिए, मार्केटिंग की बात कर ली हमने, अब इसके कुछ फ़ायदे देख लेते हैं थोड़े से। ऑनलाइन मार्केटिंग से कंपनी तेज़ी से आगे बढ़ सकती है। ठीक है, और मार्केटिंग एलिमेंट की एक विस्तृत श्रृंखला के माध्यम से जो टारगेट जो हमारे विजिटर है या टारगेट जो हमारे कस्टमर है उस तक आसानी से हम पहुंच सकते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग पारंपरिक साधनों पर जो है इसका प्रतिस्पर्धी लाभ होता है। ऑनलाइन मार्केटिंग के माध्यम से यूनिक विजिटर की संख्या पता लगाना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि गूगल सारी चीज़ों को यहाँ पे कलेक्ट करता है, उसकी एल्गोरिदम अलग चलती है। कॉन्टेक्चुअल प्लेसमेंट ऑनलाइन मार्केटिंग की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है, जिसमें मार्केटर उन वेबसाइट पर विज्ञापन खरीद सकते हैं जो स्वयं उत्पादों और सेवाओं के समान है। मतलब उदाहरण के लिए देखें तो आपने इंडिया मार्ट का नाम सुना है। इंडिया मार्ट एक जो है ई-कॉमर्स वेबसाइट है, वो क्या करती है, किसी और अन्य वेबसाइट जो उससे रिलेटेड है, मतलब इंडिया मार्ट जो सुविधाएं प्रदान कर रही है उससे रिलेटेड सुविधाएं प्रदान करने वाली वेबसाइट से क्या करती है, एक प्रकार से विज्ञापन करवा देती है। ठीक है, इसके अलावा जो मार्केटर है गूगल पर ग्राहकों द्वारा टाइप किए गए कीवर्ड को एक प्रकार से सर्च इंजन के माध्यम से फीडबैक ले लेता है उसका, और उसके माध्यम से फिर से विज्ञापन उसको दे सकता है। तो यहाँ पे हमने बात करी किसकी, ऑनलाइन एजुकेशन और ऑनलाइन मार्केटिंग की। ठीक है, आई होप आपको दोनों ही चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए, ई कॉमर्स के अगले टॉपिक जिसका नाम है ई ऑक्शन, इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ई का मतलब तो इलेक्ट्रॉनिक आप समझ जाओ, और ऑक्शन का मतलब हो जाता है नीलामी। क्या हो जाता है, नीलामी।
नीलामी को कैसे समझेंगे? उदाहरण के लिए एक व्यक्ति है जिसको अपने सामान को बेचना है, उसने क्या करा, कहीं मतलब इसको ऐलान कर दिया, पहले न्यूज़पेपर में छाप दिया और एक निश्चित जगह तय करके नीलामी हो गई। सभी लोगों ने अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से उस वस्तु की क्या लगाई, बोली लगाई, और जिसकी ज़्यादा मात्रा में, मान लो सब ने बोली लगाई 10,000 और एक व्यक्ति बोल देता है 11,000, तो जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा वो चीज़ उसको प्रोवाइड कर दी जाती है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं ऑक्शन मतलब नीलामी। परंतु यही नीलामी अगर बात की जाए किसकी, कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग करके की जाती है, तो उसे हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक नीलामी। ठीक है, ई नीलामी हम बोल सकते हैं। अब यहाँ क्या होता है, एक पर्टिकुलर, जैसे यहाँ प्लेटफॉर्म तय किया जा रहा था जहाँ पर सभी लोग जुड़ेंगे, पर यहाँ पे ऑनलाइन में एक वेबसाइट या कोई पोर्टल यहाँ पे ध्यान रखना होगा। उस वेबसाइट में सारी सुविधाएं होगी नीलामी की, और व्यक्ति अपनी जगह से उस वेबसाइट को सर्च करेंगे, चाहे वो मोबाइल हो सकता है, चाहे वो लैपटॉप हो सकता है, और वहाँ से उस वेबसाइट को सर्च करेंगे, रजिस्टर होंगे। रजिस्टर होने के बाद क्या करेंगे, उसमें उस वस्तु की वहाँ पे बोली लगाएंगे, और जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा उसको वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी गवर्नमेंट द्वारा भी प्रोवाइड की जाती है सर्विसेज, या कोई प्राइवेट व्यक्ति हो सकता है जो बोली लगाता है, उसको बोलते हैं बिडर बोल सकते हैं, और या ये जो प्रक्रिया होती है उसे बोल देते हैं ऑक्शन। इसको ऑनलाइन ऑक्शन भी हम बोल सकते हैं। तो आपको बेसिक तो समझ में आ गया होगा, नीलामी आपको पता होगी, और यही नीलामी अगर हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, यानी कि कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग करके, तो उसे ई ऑक्शन बोला जाता है। चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो ई ऑक्शन ई कॉमर्स की प्रमुख टेक्नोलॉजी में से एक है। जिस प्रकार हमारा ऑनलाइन मार्केटिंग थी, ऑनलाइन आपका एजुकेशन, मतलब एक प्रकार से ऑनलाइन शॉपिंग थी, तो इसी प्रकार से हमारी ई ऑक्शन भी एक टेक्नोलॉजी है ई कॉमर्स की। ई ऑक्शन जो है इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसी वस्तु की नीलामी की प्रक्रिया मानी जाती है, जो कि हमने बात कर चुके हैं। पारंपरिक रूप से पहले यदि किसी वस्तु, मतलब कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, स्थान इत्यादि की जो है बोली लगाने के लिए यहाँ सभी लोग एक स्थान पर एकत्रित होते थे। कोई ज़मीन की, कोई बिल्डिंग की बोली लगाना है, आपने मूवी में भी देखा होगा, तो सब लोग एकत्रित हो जाते थे। पर अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से अगर बात करें तो एक स्थान पर एकत्रित होने से क्या होता था, समय की बर्बादी। पर आज के समय में इंटरनेट के माध्यम से कोई भी प्रोडक्ट, कोई वस्तु, स्थान आदि की बोली घर बैठकर हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, इसके लिए इंटरनेट पर उस वेबसाइट को सर्च करेंगे, प्रोडक्ट और वस्तु इत्यादि की बोली लगाएं, जो बनाई गई है उसको बोली लगाएंगे। ठीक है, मतलब जितनी अमाउंट तय किया गया उसके ऊपर बोली लगती है। शुरुआत की रहती है नहीं, जैसे मान लो स्टार्टिंग होती है 10,000 से, तो उसकी बोली लगते जाती है, टॉप पर जो जाएगा वो उस चीज़ को खरीद लेगा। इस तरह सभी व्यक्तियों द्वारा किए गए हिट, मतलब जो बिडर है, बाय मतलब खरीदने वाले को बोलते हैं, बायर को बिडर। ठीक है, हिट से बोली के बारे में पता लगता है, और सबसे ज़्यादा अमाउंट की जो बोली लगाया जाता है, जो व्यक्ति लगाता है वो उसको खरीद लेता है। जैसे यहाँ एडमिन मान लो जिसने ऑक्शन को कंडक्ट किया, ठीक है, ऑनलाइन, और यहाँ पे बेचने वाला कोई और व्यक्ति है, खरीदने वाला कोई और व्यक्ति है, सेलर या ऑक्शनियर बोलते हैं इसको, जो बेचने वाला है, खरीदने वाले को बिडर बोलते हैं। ठीक है, बिडर जो होता है, सबसे ज़्यादा जो बिडर बोली लगाएगा उसको वो चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाती है। इसी प्रकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ई ऑक्शन इंडिया के नाम से एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जो कि सरकारी विभागों को विभिन्न उत्पादों की बिक्री, खरीद के लिए ऑनलाइन नीलामी आयोजित करने की अनुमति प्रदान करता है। इसको बनाया गया है किसके द्वारा, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, मतलब नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा इसको बनाया गया, प्लेटफॉर्म को विकसित किया गया है, और साथ ही उसके द्वारा होस्ट किया जाता है, मतलब उसको संचालित किया जाता है, जिसमें नीलामी से राजस्व बढ़ाने में मदद करने के लिए एक सुरक्षित इंजन, ये टूल हमको देखने को मिल जाता है। ई नीलामी भारत जो है सभी हितधारकों के लिए एक पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट और जो प्रॉफिटेबल स्थिति यहाँ पे प्रदान करता है। साथ ही हम देखेंगे खरीदारों, मतलब जो बायर्स होते हैं, जो बिडर होते हैं, उसको ऑनलाइन बोली से लाभ हो सकता है, जबकि सरकारी वस्तुओं को एक्सपोजर और राजस्व भी प्राप्त होता है। इसका URL की अगर बात करें तो आपको देखने को मिलेगी https यहाँ पे www.eauction.gov.in। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, थोड़ा सा घूम के आते हैं। ये हमारी ई कॉमर्स साइट है, उसको बंद कर देते हैं और यहाँ हम चलते हैं जो हमारा डोमेन नेम वाला पेज है, यहाँ चलते हैं। और यहाँ देखिए आपको ऊपर या तो लिख देना URL पे, या तो एड्रेस बार में जाओ और यहाँ पे लिख दो ई ऑक्शन। क्या लिख दो? ई ऑक्शन। ई ऑक्शन आप लिखोगे तो देखिए ऊपर आ गया हेडिंग में पहला सर्च में ई ऑक्शन इंडिया, URL भी दिख रहा है eauction.gov.in। इसको आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक जैसे करोगे इसका मेन पेज आपको डिस्प्ले होगा। अब मेन पेज में खास बात क्या है कि देखिए वेलकम टू ई ऑक्शन इंडिया, ये आपका बैनर चल रहा है। इस प्रकार आप बैनर देख भी सकते हैं, अलग अलग जो के लेटेस्ट में बैनर आपको देखने को मिल जाएंगे।
चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपको ऊपर देखने को मिलेगा टोल फ्री नंबर भी है, कुछ जो सपोर्ट वगैरह ईमेल आपको देखने को मिल जाता है। आप फ़ॉन्ट बड़े छोटे करना है वो भी कर सकते हैं। यहाँ से आपको देखने को मिलेगा ऑक्शन स्टेटस, मतलब कोई नीलामी की स्टेटस देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। कोई ऑक्शन सर्च करना है वो सर्च कर सकते हैं। डिपार्टमेंट सर्च कर सकते हैं। पर इन सभी काम करने से पहले आपको इनरोलमेंट कराना होगा अपना, मतलब जो बिडर है, जो खरीदार है, उसको पहले क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। क्लिक करेंगे सीधे। क्लिक करने के बाद आपको एक पेज खुलेगा जिसमें आप देखोगे तो ऑनलाइन इनरोलमेंट ऑफ कॉरपोरेट या बिडर, मतलब आप कंपनी वाले हो या बिडर, मतलब जो आपके नीलामी से जो बोली लगती है वो हो, तो आपको यहाँ ईमेल आईडी लिखना है, आपको करस्पॉन्डेंट ईमेल आईडी भी लिखना है, मोबाइल नंबर से यहाँ पे लिखना है, कंपनी का नाम है। अगर आप प्रोफेशनल बिडर हो तो टिक मार्क लगा दो, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, एड्रेस वगैरह जो भी चीज़ें, पैन नंबर, सब आपको वैलिड जानकारी यहाँ पे देना होगा। जब आप सबमिट करोगे तो आपके पास में इसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर आप जाओगे तो आप देखिए यहाँ पे ऑक्शन को सर्च कर सकते हो। जैसे मान लो सिंगल लॉट लेना है, मल्टी लॉट, ठीक है, इस प्रकार से आप सर्च कर सकते हैं। देखिए गवर्नमेंट है, पीसीयू है, स्टेट गवर्नमेंट है, कौन सी चीज़ को आप जो है देखिए ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑफ गोवा, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, इस प्रकार आप सर्च कर सकते हो। देखिए विद्युत वितरण कंपनी, तो ये सारी सर्विसेज आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। साथ ही आपकी ऑक्शन आईडी और जो चीज़ें हैं वो आपके पास में रजिस्ट्रेशन के बाद आ जाती है। तो ये बेसिक चीज़ है ऑक्शन। ई ऑक्शन इंडिया के बारे में मैंने आपको बताया। आप अगर एग्ज़ाम में लिखना हो, कहीं ज़रूरत पड़े तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बात की हमने ई ऑक्शन की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है ई कॉमर्स के अंतर्गत ही, जिसे हम बोल देते हैं ई लर्निंग। तो ई लर्निंग क्या है, इसे बोल देते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग या ऑनलाइन लर्निंग या ऑनलाइन एजुकेशन, अलग अलग नामों से इसको जाना जा सकता है। तो सिंपल अगर बोले तो पढ़ने का माध्यम तो वही है, इंडोर आउटडोर, मतलब एक प्रकार से क्लासरूम हो सकता है या घर, कोई भी जगह हो सकती है। पर ये इसमें चेंजेस क्या है, हमको शिक्षा कैसे मिल रही है, हमको शिक्षा कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग करके मिल रही है, तो इसलिए इसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। ठीक है, तो बेसिक आप समझ जाइए, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग मतलब जहाँ कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग करके हमको एजुकेशन मिल रही है या हम पढ़ाई कर रहे हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं, ई लर्निंग। चलिए आगे देख लेते हैं ई लर्निंग के बारे में थोड़ी सी चीज़ें। तो ई कॉमर्स का प्रयोग न केवल शॉपिंग, बिजनेस या बैंकिंग इन क्षेत्रों में किया जाता है, बल्कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी ई कॉमर्स का उपयोग किया जा रहा है। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ई लर्निंग। ई लर्निंग जो है इंटरनेट के माध्यम से किसी टॉपिक के बारे में संपूर्ण इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने की प्रक्रिया है। आज के समय में देखोगे तो इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी विषय, मतलब कोई सब्जेक्ट है, कोई टॉपिक है, इसके माध्यम से विस्तृत चीज़ें ऑनलाइन यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगर आप देखोगे गूगल में चलोगे तो गूगल में चलने के बाद आप देखने को मिलेगा यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ें पढ़ना, मान लो उदाहरण के लिए आपको ई लर्निंग ही पढ़ना है, ई लर्निंग ही पढ़ना है, तो ई लर्निंग के बारे में आपने ऐसा टाइप किए और टाइप करने के बाद आप देखोगे तो ई लर्निंग क्या है उसके बारे में आपको देखिए बेसिक चीज़ें मिल जाएगी। ई लर्निंग के बारे में देखिए कहीं से भी आप जो है ऐसे क्लिक करोगे और आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए आपको कोई टॉपिक के बारे में पढ़ना है, मान लो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आप सर्च किए। सर्च करने के बाद देखिए आपको गवर्नमेंट की, देखिए legislative.gov.in, ये गवर्नमेंट की साइट है। इस प्रकार आप क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद इसके टॉपिक को आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, उर्दू में, हिंदी में, अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हो। तो ये भी एक प्रकार का ऑनलाइन एजुकेशन है। आप वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हैं। अभी आप जब वीडियो देख रहे हो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वो भी एक प्रकार का क्या है, ये माध्यम भी ऑनलाइन है, यानी कि ई लर्निंग माध्यम है। तो ई लर्निंग के अलग अलग माध्यम हो सकते हैं, वो भी हम आगे बात करेंगे। ई लर्निंग जो है इलेक्ट्रॉनिक रूप से घर बैठे ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने की एक प्रक्रिया देखने को मिल जाती है। ई लर्निंग जो है, ई लर्निंग का उपयोग शिक्षा और व्यावसायिक विकास, मतलब या तो आप एजुकेशनल डेवलपमेंट चाहते हो या आप अपने बिजनेस में डेवलपमेंट चाहते हो, दोनों ही रूप से आपकी ई लर्निंग काम आती है। आज आप देखिए ना, डॉक्टर विवेक बिंद्रा का बड़ा बिजनेस आपने देखा होगा। बड़ा बिजनेस जो है वो एजुकेशन ही प्रोवाइड करते हैं, पर किसके लिए, विद्यार्थियों के लिए नहीं है, वो बिजनेस के लिए एजुकेशन है। तो यहाँ पे व्यावसायिक डेवलपमेंट भी देखने को मिल जाता है, जो आपका ई लर्निंग है। यह विश्वविद्यालय की जो यूनिवर्सिटीज़ होती है उसमें अध्ययन करने का एक वैकल्पिक तरीका है, और कक्षाओं में जाने के बजाय आप घर बैठे कहीं से भी, जहां चाहे वहां इंटरनेट के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। बस आपके पास में एक डिवाइस होना चाहिए, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, या अन्य कोई डिवाइस हो सकती है। ई लर्निंग में स्टैटिक और इंटरेक्टिव तरीके दोनों शामिल किए जाते हैं। स्टैटिक का मतलब हो जाता है
पोर्टल्स होते हैं लर्निंग पोर्टल, जैसे हमने अभी इंडिया पोर्टल देखे हैं। हाइपर लिंक जो पेज हो जाते हैं, स्क्रीन कैम ट्यूटोरियल हो जाते हैं, स्ट्रीम्ड ऑडियो और वीडियो हो जाता है, लाइव वेब ब्रॉडकास्टेज हो जाते हैं, ये सब आपके स्टैटिक हो जाते हैं, यानी स्थिर। इंटरैक्टिव तरीके में देखें तो डिस्कशन फोरम हो जाता है, जहाँ पे सभी लोग आपस में बातचीत करते हैं, ठीक है, ये बदलते रहते हैं। चैट वगैरह देख सकते हैं, चैट बोर्ड। इसके अलावा डेस्कटॉप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब जो है इंटरेक्टिव हो जाते हैं। तो ये दो तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, ई लर्निंग को, स्टैटिक और इंटरेक्टिव। तो यहाँ पे हमने बात की किसकी, ई लर्निंग की। इसके पहले हमने बात की यहाँ पे किसकी, ई ऑक्शन की। दोनों ही चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए, ई कॉमर्स के अंतर्गत नेक्स्ट जो टॉपिक है वो देखने को मिलेगा आपको इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम को शॉर्ट में अगर बोले तो इसको हम ईपीएस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ईपीएस। तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम कहाँ उपयोग होगा? देखिए, ई कॉमर्स के अंतर्गत क्या चीज़ हमने पढ़े, ई कॉमर्स में हमने बोले कि ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं की खरीद बिक्री या सेवाओं की खरीद बिक्री को क्या बोला जाता है, ई कॉमर्स। पर ई कॉमर्स के माध्यम से जब प्रोडक्ट को खरीदा जाएगा तो उसके बदले में पैसा भी तो दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा? तो पैसा को मतलब जो रुपये है या फिर जो अमाउंट है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए कोई ना कोई टेक्निक लगेगी, कोई ना कोई सिस्टम लगेगा। तो उसी सिस्टम को बोल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। चलिए इसके बारे में जानते हैं और विस्तार से। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली इसे हिंदी में बोला जाता है, या ई भुगतान प्रणाली हम बोल सकते हैं। ग्राहकों को नकद या चेक का उपयोग किए बिना वस्तुओं और सेवाओं के लिए ऑनलाइन पेमेंट करने की अनुमति देता है। ऑनलाइन मतलब कंप्यूटर इंटरनेट का उपयोग करके, कंप्यूटर या मोबाइल हो सकता है या कोई भी डिवाइस, तो इसके माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफ़र करने की जो सुविधा है उसे हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली। ई भुगतान प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज यानी कि ईडीआई एक जो है सब कंपोनेंट है, इसका एक सब कंपोनेंट है, और इंटरनेट बैंकिंग और शॉपिंग के बढ़ने के कारण ये अधिक लोकप्रिय हो गई है। भाई सिंपल सी बात है, आप ऑनलाइन शॉपिंग करोगे तो आपको पेमेंट भी तो करना पड़ेगा। तो पेमेंट के लिए क्या यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली। तो जिसके लिए हम अभी वर्तमान में देखें तो यूपीआई काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। पहले एनईएफटी चलता था, आईएमपीएस चलता था, आरटीजीएस चलता था। ये सारी चीज़ें आपकी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के ही प्रकार है। ई कॉमर्स में खरीदे गए गुड्स और सर्विसेज के लिए जो पेमेंट करते हैं वो इसी की श्रेणी में आ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एक तरह का फाइनेंशियल एक्सचेंज है जो विक्रेता और खरीदार के बीच ऑनलाइन स्थापित किया जाता है। इस एक्सचेंज के जो कंटेंट है वो सामान्यतः डिजिटल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के रूप में हो सकते हैं। चलिए, ई भुगतान प्रणाली यानी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के कुछ प्रकार होते हैं जिनके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहला तो आप क्रेडिट कार्ड देखिए, जिसे शॉपिंग कार्ड बोला जाता है। शॉपिंग कार्ड, क्रेडिट का मतलब ही होता है उधारी कार्ड। उधारी कार्ड मतलब पहले आप जो है देखिए, क्रेडिट कार्ड जिस बैंक का होगा वो बैंक आपके बदले में क्या करेगी, भुगतान करेगी, और उसकी एक लिमिट रहती है। मान लो 30 दिन की लिमिट है, लगभग 30 ही की रहती है। 30 दिन के अंतर उस उधारी को आपको चुकाना होता है, नहीं तो जो है ब्याज दर जो भी है अलग अलग बैंकों की वो चालू हो जाती है। तो ई कॉमर्स लेन देन के लिए भुगतान करने का सबसे लोकप्रिय तरीका है। आजकल ज़्यादातर लोगों के पास क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाता है। स्मार्ट कार्ड होता है। स्मार्ट कार्ड एक चिप लगी होती है सिम टाइप की, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन फीड होती है। ये प्लास्टिक का कार्ड होता है, माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, उसमें सारी जानकारी स्टोर होती है और इसी के माध्यम से लेन देन किया जाता है। ई वॉलेट होता है जो आपके मोबाइल में होता है, यानी कि एक प्रकार का एप्लीकेशन होता है जो आपके मोबाइल में होता है। प्रीपेड अकाउंट होता है जिसमें पहले से स्टोर होता है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या बैंक इन्फॉर्मेशन से जो है ये कनेक्ट होता है ताकि हम पेमेंट कर पाएँ। नेट बैंकिंग, जिसे इंटरनेट बैंकिंग भी बोला जाता है या फिर ऑनलाइन बैंकिंग बोला जाता है। तो घर बैठे कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग करके बैंक की वेबसाइट के माध्यम से हम बैंक से रिलेटेड सारे काम कर सकते हैं। काफ़ी आसान तरीका है। इसके अलावा डेबिट कार्ड की अगर बात करें तो ग्राहक अपने कार्ड का विवरण भरता है, ठीक है, और उसका बैंक हस्तांतरण को मंजूरी देता है। मतलब ये डेबिट कार्ड जो है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एक प्रकार से हमारे बैंक में जो पैसा उसका यूज़ करने के लिए कार्ड होता है। क्रेडिट कार्ड हमारे बैंक में नहीं है, उसके बाद भी यहाँ पे ये उधारी कार्ड मतलब एक प्रकार से शॉपिंग करने के लिए परमिशन दे देता है। इसको चुकाना होता है और ये आपका जो होता है प्रीपेड, यानी कि बैंक में जो है उसी को खर्च करना है। प्रत्यक्ष बैंक जमा भी होता है, धनराशि सीधे ग्राहक के खाते में जमा की जाती है। और एक और होता है क्रिप्टो करेंसी, जो वर्तमान में देखने को मिल जाता है। फंड का भुगतान जो है क्रिप्टो करेंसी के रूप में किया जाता है। तो ये आपको देखने को मिला ई भुगतान की प्रणाली। पहले हमने बात करें इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, और ई भुगतान प्रणाली के प्रकार भी हमने यहाँ पर देख लिए। इसके अलावा देखिए, ई कॉमर्स साइट इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का उपयोग करती है। जब आप सामान और सेवाएँ ऑनलाइन खरीदते हैं तो आप कहीं ना कहीं इसी चीज़ का उपयोग करके भुगतान करते हैं।
इंटरनेट आधारित बैंकिंग यानी इंटरनेट बैंकिंग और ख़रीदारी के बढ़ते उपयोग ने विभिन्न ई कॉमर्स भुगतान प्रणाली में वृद्धि कर दी है। जैसे आप देखोगे तो आगे हम देखेंगे NEFT देखने को मिल जाती है, RTGS देखने को मिल जाती है, IMPS देखने को मिल जाती है, UPI देखने को मिल जाती है। ये सब क्या है? ई भुगतान प्रणाली यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है। इसके अलावा पेपरलेस ई कॉमर्स भुगतान ने कागज़ के कागज़ के काम, लेन देन की लागत, जो एम्प्लॉय होते हैं उसकी लागत, इन सब में जो है क्या कर दिया है? कमी ला दी है, मतलब एक प्रकार से क्रांति ला दी है। यह सिस्टम यूज़र के अनुकूल और मैनुअल प्रोसेसिंग की तुलना में समय कम लेता है और व्यवसाय को अपने बाज़ार तक पहुंचने में काफ़ी मदद मिलती है। तो यहाँ पे देखिए हमने जो है इलेक्ट्रॉनिक जो भुगतान प्रणाली है उसके प्रकार जाने, ठीक है, आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड के बारे में। तो देखिए क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड एक प्रकार का शॉपिंग कार्ड होता है जो कि इस प्रकार का फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा है। एक चिप होती है, आपका कार्ड जो है उसका नंबर रहता है, ज़्यादातर 16 नंबर का रहता है। ये वैलिडिटी रहती है मंथ और ईयर में। कार्ड होल्डर, जिस व्यक्ति का कार्ड है उसका नाम रहता है, मतलब ये जो वैलिडिटी यानी एक्सपायरेशन डेट होती है, जब आपका एक्सपायर हो जाएगा कार्ड। पीछे साइड अगर बात करें तो मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, चुंबकीय जो स्ट्रिप है, पट्टी आप देख सकते हैं यहाँ पे डेबिट कार्ड में भी होती है। सिग्नेचर होती है यहाँ पे ऑथोराइज्ड सिग्नेचर, होलोग्राम होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, और CVC कोड होता है, एक सीक्रेट कोड होता है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाता है। इसके बारे में जानने थोड़ी, ई कॉमर्स लेन देन के लिए सबसे लोकप्रिय भुगतान जो कार्ड है वो क्रेडिट कार्ड है। इसका उपयोग करना काफ़ी सरल है। छोटा सा प्लास्टिक कार्ड होता है और एक यूनिक नंबर भी होता है इसमें, जो हमने देखे। चुंबकीय जो स्ट्रिप यानी पट्टी होती है कार्ड रीडर से जिसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। कोई ग्राहक क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उत्पाद खरीदता है और जो जारी करता बैंक होता है उसके बदले उसकी पेमेंट करता है, और एक निश्चित समय अवधि में, ज़्यादातर 30 दिन की होती है, उसको भुगतान करना होता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो इसमें ये जो चीज़ें हमने पहले भी देख ली हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिए किसकी? क्रेडिट कार्ड की। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा डेबिट कार्ड। ज़्यादातर डिटेल देखिए, बैंक का नाम तो रह गई, चिप भी रहती है, कार्ड का नंबर रहता है, वैलिडिटी रहती है, कार्ड होल्डर का नाम रहता है, सिग्नेचर, होलोग्राम, मैग्नेटिक स्ट्रिप और CVC कोड, ये सारी चीज़ भी किस में रहती है? डेबिट कार्ड। अब यहाँ आपको डेबिट कार्ड लिखा जाएगा, उसमें क्रेडिट कार्ड लिखा था। जैसे आप पीछे जाकर देखोगे तो यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड लिखा आएगा, और यहाँ जाकर देखोगे तो यहाँ डेबिट कार्ड लिखा आएगा। बैंक का नाम होता है, ठीक है, कौन सी बैंक है, चिप होती है, देखिए आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी डेबिट कार्ड में भी। और डेबिट कार्ड भारत का दूसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स भुगतान माध्यम है। जो ग्राहक अपनी वित्तीय सीमा के भीतर ऑनलाइन खर्च करना चाहते हैं, वे अपने डेबिट कार्ड से भुगतान करना चाहते हैं। मान लो किसी के बैंक में 50,000 है तो 50,000 के अंदर ही भुगतान कर पाएगा, उससे ज़्यादा कर पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। जबकि क्रेडिट कार्ड में इसके अपोजिट फैसिलिटी होती है, यानी कि यहाँ पर नहीं है तब भी खर्च कर देगा। डेबिट कार्ड के साथ ग्राहक केवल उस पैसे से खरीदे गए सामान का भुगतान कर सकता है जो बैंक खाते में पहले से उपलब्ध है, ठीक है, ज़्यादा नहीं करेगा। ये चीज़ मैंने पहले भी बता दिया। एक और होता है आपका स्मार्ट कार्ड, जो कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का ही एक पार्ट है। यह एक माइक्रो प्रोसेसर के साथ एक प्लास्टिक कार्ड होता है जिसे ग्राहक की व्यक्तिगत इन्फॉर्मेशन को संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये देखिए चिप आपको देखने को मिल रहा है, सिम कार्ड टाइप। तो ये जो है आपको स्मार्ट कार्ड देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं। इसके अलावा ई वॉलेट होता है, जो मोबाइल एप्लीकेशन होता है, वो एक प्रकार का ई वॉलेट होता है। आजकल बहुत सारे एप्लीकेशन देखने को मिल जाते हैं जो ई वॉलेट की फैसिलिटी हमको प्रोवाइड कर रहा है, जैसे फ़ोनपे है, पेटीएम है, एयरटेल पेमेंट है, फ्री चार्ज है, बहुत सारे हैं। हालांकि उपयोग बहुत कम करते होंगे इनका, फ़ोनपे का यूज़ करते हैं आप, गूगल पे का यूज़ करते हैं। इसके अलावा बाकी ऐप का यूज़, जैसे बैंक भी अपने भुगतान मतलब अपने वॉलेट जो एप्लीकेशन उसका यूज़ करने की बोलती है, जैसे हर एक बैंक का अलग अलग ऐप होता है, ठीक है। उसमें मोबाइल बैंकिंग भी फैसिलिटी मिल जाती है। तो जो वॉलेट है मतलब मोबाइल एप्लीकेशन है, उसे हम एक प्रकार से क्या बोल सकते हैं? डिजिटल पर्स बोल सकते हैं। मतलब जो पर्स हम हमारे पॉकेट में रखते हैं पैंट के या जो भी है, तो उसके अलावा हम मोबाइल में जो पर्स रख रहे हैं उसे हम बोल देते हैं डिजिटल पर्स। एक प्रकार का मेथड या सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक व्यक्ति जो है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पैसे का लेन देन कर लेता है। इलेक्ट्रॉनिक ई वॉलेट को आप जो है इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट या डिजिटल वॉलेट के नाम से भी जानते हैं। यह एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक पर्स होता है। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए होता है, सुरक्षित होता है पासवर्ड से। इसमें पहले से पैसा लोड होता है और व्यक्ति के बैंक खाते से ये जोड़ा जाना आवश्यक है, तभी इसमें पैसा ट्रांसफ़र होगा, और कागज़ रहित लेन देन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो ये जाने हमने ई वॉलेट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप यूज़ भी करते होंगे। आप थोड़ा सा जान लेते ई मनी।
तो देखिए मनी मतलब ये, आप देखिए डॉलर पैसा जो भी हो सकता है पर्स में रखिए, पर यही आपको अगर वॉलेट में मिल जाए, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट में, तो आपको देखने को मिल जाएगी वो ई मनी। क्या मिल जाएगी? ई मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी। ठीक है, मतलब आपके पास में जो पर्स में रखे हैं वही अगर मोबाइल वॉलेट में रखे हैं तो वो कहलाएगी इलेक्ट्रॉनिक मनी, सिंपल समझ सकते हैं। और भारतीय रिजर्व बैंक ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में डिजिटल रुपए को भी जारी किया। हालांकि ये पूरे देश में नहीं है, कुछ राज्यों में चल रहा है डिजिटल रुपया, आप देख सकते हैं। अब पूरे भारत में भी इसको लॉन्च कर दिया जाएगा आगे चल के। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमने जाने ई मनी, ई वॉलेट के बारे में जाने, स्मार्ट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, इसके अलावा हमने क्रेडिट कार्ड और साथ ही हमने ई भुगतान प्रणाली के सारे जो प्रकार है वो हमने यहाँ पे देख लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए ई कॉमर्स के अंतर्गत जो अगला टॉपिक है वो हमको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, जिसे हम नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग या अलग अलग नामों से इसे जानते हैं। तो इंटरनेट बैंकिंग किसे बोलेंगे? ये हमारा बैंक है। ठीक है, बैंक में जाके हम घंटों लाइन लगे रहते थे बहुत सारी सेवाओं के लिए, पर वही सेवाएं आज की डेट में हमको कहाँ मिल रही है? कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग करके घर बैठे या जहाँ हम चाहे वहाँ हमको ये सेवाएं मिल जा रही दुनिया के किसी भी कोने में। तो इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ठीक है, चलिए जानते हैं इसके बारे में और विस्तार से। इससे हम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग बोल सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग बोल सकते हैं क्योंकि मोबाइल डिवाइस या कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। ऑनलाइन बैंकिंग का बोल सकते हैं क्योंकि इंटरनेट का उपयोग करके किया जा रहा है इसका उपयोग। इंटरनेट बैंकिंग तो बोल ही सकते हैं। इसके अलावा वर्चुअल बैंकिंग भी बोल सकते हैं, मतलब हम कहीं भी बैठे ऐसा फील कर लेते हैं कि हम बैंक से रिलेटेड सारे काम बैंक में रहकर कर रहे हैं, इसलिए इसको वर्चुअल बैंकिंग बोलते हैं। इसके अलावा वेब बैंकिंग, इंटरनेट का उपयोग करके कर रहे हैं इसलिए। और इसके अलावा होम बैंकिंग भी हम इसे बोल सकते हैं। इसके साथ ही एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है ये। ऑनलाइन बैंकिंग क्या है? एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है जो बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान, बैंक हो सकता है या कोई भी वित्तीय संस्थान जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, वो अपने ग्राहकों को, जो वित्तीय संस्था है उसकी वेबसाइट या एप्लीकेशन, वेबसाइट या एप्लीकेशन कोई भी हो सकता। मान लो आपके जो अकाउंट है वो है SBI में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट भी देखने को मिलेगी, दूसरा उसका ऐप भी देखने को मिलेगा। तो इन दोनों किसी के भी माध्यम से आप वित्तीय लेन देन या जो भी आपको उससे रिलेटेड काम करना है वो सारी चीज़ें उपलब्ध कराती है, इसलिए बोला जाता है इसे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग या फिर बोला जाता है ऑनलाइन बैंकिंग। तो यहाँ देखिए बात करते हैं SBI की योनो बैंक की, मतलब योनो एप्लीकेशन की। तो ये दो कैटेगरी में आता है, एक तो होता है योनो लाइट कॉमन कस्टमर के लिए और एक आता है बिजनेस के लिए, योनो बिजनेस। तो दोनों आपको देखने को मिलेगा। इससे संबंधित फैसिलिटी अगर बात करें तो यहाँ देखिए आपको फंड ट्रांसफ़र की फैसिलिटी मिल जाएगी, मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक में आप पैसे भेज सकते हो अपने मित्र, अपने रिश्तेदार या कोई पहचान के व्यक्ति को। ई स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, मतलब जो स्टेटमेंट आप प्रिंट करते थे वही PDF के फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगी। UPI पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, मतलब एक खाते से दूसरे खाते में। मेक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, इसके अलावा देखिए ऐड मैनेज बेनिफिशियरी को मैनेज कर सकते हैं। रिचार्ज वगैरह कर सकते हैं आप अलग अलग, जो DTH है, मोबाइल है। इसके अलावा फॉर्म 15GH इसका सबमिशन भी आप कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? एक मोबाइल जो है मोबाइल एप्लीकेशन SBI का, जिसे हम मोबाइल बैंकिंग की श्रेणी में रख सकते हैं। इसके अलावा देखिए आज के समय में बैंकिंग का कार्य करना अत्यंत सरल हो गया है, क्योंकि इसका जो श्रेय है वो ई-कॉमर्स को जाएगा। क्यों? क्योंकि ई-कॉमर्स जो है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के, मतलब जो आपका ऑनलाइन खरीद बिक्री, उसके लिए पेमेंट करना हो, सारी चीज़ें ई-कॉमर्स को ही यहाँ पर श्रेय जाएगा। कस्टमर पहले की अपेक्षा देखें तो आज की डेट में मोबाइल बैंकिंग से कहीं से भी इसका यूज़ कर सकता है। मतलब पहले कस्टमर के लिए बैंकिंग का यूज़ करना उतना सरल नहीं था, मतलब यहाँ देखिए इस प्रकार से लाइन लगी होती थी, पर आज की डेट में वो कहीं से भी मोबाइल या लैपटॉप के द्वारा ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग कर सकता है। जिस शाखा में उसका अकाउंट खुला है, देखिए उसमें इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का प्रयोग करने से उसे अब बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है और इंटरनेट के माध्यम से अपने सिस्टम पर अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन वो प्राप्त कर सकता है। साथ ही उस बैंक के द्वारा उसको यूज़र नेम और पासवर्ड उपलब्ध कराया जाता है इंटरनेट बैंकिंग के लिए। बैंक की वेबसाइट को जो है ब्राउज़र में सर्च करना है और इंटरनेट बैंकिंग के पेज में जाकर वो अपनी फैसिलिटी को यूज़ कर सकता है। कैसे? आप देखिए जब हम गूगल में चले तो हम यहाँ पे सीधे चलते हैं SBI ऑनलाइन। SBI ऑनलाइन जैसे हम लिखेंगे तो हमको देखिए यहाँ पे ऑनलाइन SBI.SBI के नाम से क्या मिलेगा, एक आपको URL मिलेगा। इसको आपको सिंपली क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप जाओगे इसके मेन पेज पे। मेन पेज पे आपको क्या देखने को मिलेगा, इससे रिलेटेड बहुत सारी सर्विसेज। कैसे?
अगर आप पर्सनल बैंकिंग का यूज़ कर रहे हैं तो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे पर्सनल बैंकिंग। अगर आपका बिजनेस है तो आप कॉर्पोरेट बैंकिंग में जा सकते हैं। तो आप सीधे चलिए, देखिए आप न्यू यूज़र है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, न्यू रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और नेट बैंकिंग को ऑन करना है। अगर आप बिजनेस में नए हो तो न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ भी दिया है, पर आप लॉगिन करना हो तो लॉगिन आप इस प्रकार करिए। लॉगिन करोगे देखिए इस प्रकार से पेज खुलेगा, जहाँ पे आपको राइट साइड में देखिए आप कंटिन्यू टू लॉगिन इस प्रकार आएगा। यूज़र नेम पासवर्ड फिल करिए, इसके अलावा इमेज में जो है वो आप यहाँ टाइप करिए, लॉगिन करिए और अंदर आपको अपना होम पेज खुल जाएगा। उसमें आप क्या कर सकते हो, अपनी सुविधाएं उपयोग कर सकते हैं। फॉरगेट हो गया है मतलब यूज़र नेम पासवर्ड भूल गए तो इस प्रकार आप उसका उपयोग कर सकते हो। चलिए ये तो बात हो गई इसका यूज़ करने की। 24/7 मतलब सातों दिन जो है आपका 24 घंटे उपलब्ध रहती है सुविधा, कभी भी इसका उपयोग कर सकते हो। अब इसमें फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हो एक बैंक से दूसरे बैंक में, सभी सुविधाएं आपको नेट बैंकिंग में देखने को मिल जाती है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक जो है फंड ट्रांसफ़र देखने को मिल जाता है नेट बैंकिंग के साथ में ही, जिसमें आप क्या कर सकते हो, एक बैंक से दूसरे बैंक में अपना पैसा आसानी से ट्रांसफ़र कर लेते हैं। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र का मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक में जो पैसा है उसको ट्रांसफ़र करने की फैसिलिटी को बोल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। और ये चीज़ें आपको इलेक्ट्रॉनिक रूप से ही देखने को मिल जाती है, मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान जो पेमेंट सिस्टम है उसके माध्यम से देखने को मिल जाती है। तो यहाँ देखिए एटीएम मतलब यहाँ पे आप बैंक या विभिन्न मतलब जो आपका एक बैंक या विभिन्न बैंकों में हो सकते हैं खाते, उसमें आप एटीएम या कंप्यूटर का उपयोग करके फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादातर हम कंप्यूटर से भी कर सकते हैं या मोबाइल वॉलेट से भी आज की डेट में ये काम हो जाता है। मतलब फ़ोनपे में दोनों बैंक को रजिस्टर कर लीजिए आप। मान लो आपका 2 बैंक में खाते हैं तो एक बैंक भी रजिस्टर है और दूसरा बैंक भी रजिस्टर है, ए से बी में ट्रांसफ़र करना तो सेल्फ ट्रांसफ़र से आप कर सकते हैं। इंटरनेट आधारित ईएफटी इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र काफ़ी लोकप्रिय है। ठीक है, आज की डेट में एक ग्राहक बैंक द्वारा प्रदान की गई वेबसाइट का उपयोग करके भी इसका जो है यूज़ कर सकता है। साथ ही जो है वह है उस खाते में कुछ राशि जो है हस्तांतरित यानी ट्रांसफ़र करने का अनुरोध करता है। ग्राहक का जो बैंक है उसी खाते में होने पर अन्य खाते में राशि, मतलब एक प्रकार से बोले तो एक खाते से दूसरे खाते में हम पैसे आसानी से ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए एक टेक्निक यूज़ की जाती है ACH, स्वचालित क्लियरिंग हाउस, यानी कि ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस। यहाँ जो है इसको भेज दिया जाता है और वो उसको कंप्लीट कर देती है। तो यहाँ देखिए ऑनलाइन मतलब जो फंड ट्रांसफ़र है इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, उसके लिए कुछ उपयोग की जाती चीज़ें वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो वो होती है आपकी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, जिसे हम NEFT बोल देते हैं। इसके अलावा IMPS यानी कि इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस, एक होती है आपकी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र के लिए कितनी चीज़ें यूज़ की जा रही है, मुख्य रूप से 3। हालांकि इसके अलावा भी आप देखोगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र के लिए UPI देखने को मिल जाता है, मोबाइल वॉलेट के माध्यम से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये सारी नई नई टेक्निक आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा जो है प्रचलित रूप से देखने को मिल जा रही है। तो NEFT की अगर बात करें तो ये RBI के द्वारा जो है इसको रेगुलेट किया जाता है, मतलब एक प्रकार से संचालित एक है इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र प्रणाली है। इसकी मदद से जो है एक बैंक से दूसरे बैंक में NEFT सक्षम होना चाहिए, मतलब NEFT एक्टिवेट होना चाहिए। धनराशि हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं इसके द्वारा। हम जो है बिल का भुगतान, सैलरी का भुगतान, इन्वेस्टमेंट है, लोन है, ये सारी चीज़ों का भुगतान भी आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ ही हम देखें सभी ग्राहकों के लिए ऑनलाइन माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के जरिए उपलब्ध होती है। NEFT जो है प्रोसेसिंग बैंक के पूरे कार्यकारी घंटों में बैच में होती है। कैसे, मतलब दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर। हालांकि देखिए अभी की डेट में अगर देखें तो अभी करंट में सभी शनिवार जो है क्या हो गया है, छुट्टी हो गई है लगभग ऐसा हम समझ सकते हैं, पर कोई नहीं, ये बदलते रहता है। तो ये सुबह 8 बजे से लेकर 7 बजे तक NEFT की सुविधा देखने को मिल जाती है और तुरंत नहीं होती, ये लगभग जो है 30 मिनट के बाद यहाँ पे NEFT का क्लियर होता है। मतलब अभी हमने ट्रांसफ़र करे तो आने वाले 30 मिनट में ये ट्रांसफ़र होगा, व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। नेक्स्ट होती है RTGS, जिसे बोलते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो ये जो होती है बड़े मतलब बहुत बड़ी अमाउंट के लिए इसका उपयोग किया जाता है RTGS का। ठीक है, एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफ़र करने के लिए। तो ये बैच में नहीं होती, इसलिए ये जो होती है क्या होती है, बड़े अमाउंट के लिए, बहुत बड़े अमाउंट के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही न्यूनतम 2 लाख रुपए यहाँ होती है, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, मतलब बड़ा अमाउंट यहाँ ट्रांसफ़र होगा। RTGS लेन देन करने के लिए कोई व्यक्ति ऑनलाइन मोड का उपयोग कर सकता है या फिर बैंक ब्रांच में जाकर इसका उपयोग कर सकता है। RTGS सेवा का लाभ
उठाने के लिए जो है आपको ऑर्डर पर निश्चित शुल्क का भुगतान करना होगा और ये शुल्क जो है अलग अलग बैंक के अलग अलग हो सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो चीज़ होती है वो होती है आईएमपीएस। आईएमपीएस मतलब इमीडिएट पेमेंट, ये जो होती है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, ठीक है। तो ये आईएमपीएस जो होती है ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र सिस्टम है, जिसे एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसके द्वारा मैनेज किया जाता है। इसके द्वारा यूपीआई भी यहाँ पे मैनेज किया जाता है। जितने भी ऑनलाइन ट्रांसफ़र होते हैं, ऑनलाइन पेमेंट होती है, उसको मैनेज करने का काम एनपीसीआई ही करता है। यह सेवा मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम के जरिए यहाँ पे इंटर बैंक मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक में मनी ट्रांसफ़र की अनुमति प्रदान करती है। कौन? आईएमपीएस। आईएमपीएस की जो शुरुआत है नवंबर 2010 में इसको शुरू किया गया था। 24 घंटे इसकी सुविधा उपलब्ध रहती है। छुट्टियों में रहे चाहे जैसे भी रहे, सब जगह सब समय इसका उपयोग किया जा सकता है। और एनपीसीआई के परिपत्र के मुताबिक एक लेन देन अधिकतम जो है 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं और 2 लाख रुपए से ज़्यादा अगर होगा तो वो ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। ये निश्चित यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इनके बारे में थोड़ी सी तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, ट्रांसफ़र करने का समय आधा घंटा है एनईएफटी में, आरटीजीएस में तुरंत हो जाता है, ये आईएमपीएस में भी तुरंत। न्यूनतम ट्रांसफ़र की जो राशि है एनईएफटी में 1 रुपये और आईएमपीएस में भी 1 रुपये, पर आरटीजीएस में कितनी है? 2 लाख। और यहाँ देखिए, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, इसमें भी कोई सीमा नहीं, पर आईएमपीएस में आपकी 2 लाख रुपए अधिकतम है, उससे ज़्यादा नहीं भेजा जाएगा। ये जो होती है, हालांकि देखिए कभी कभी इसमें छुट्टी हो सकती है, पर ऑनलाइन में अगर देखें तो ये हमेशा उपलब्ध रहती है। ये भी हमेशा रहती है और ये भी हमेशा रहती है। शुल्क, इसमें इनवर्ट ट्रांजैक्शन पर कोई शुल्क नहीं, इसमें भी इनवर्ट ट्रांजैक्शन पर कोई शुल्क नहीं, पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर जो है इसमें, अच्छा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर भी शुल्क नहीं है। पर आईएमपीएस द्वारा भेजे गए पैसे पर कितना शुल्क लगेगा ये बैंक बताएगा, मतलब जिस बैंक में आपने इसका उपयोग किया है। ऑनलाइन ऑफलाइन उपयोग कर सकते हैं एनईएफटी को, इसको भी ऑनलाइन ऑफलाइन उपयोग कर सकते हैं, पर आईएमपीएस जो होती है ऑनलाइन ही होती है। तो ये हमने थोड़ा सा डिफरेंस देखे। इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र जो टेक्निक है या माध्यम, उसके द्वारा हमने ये चीज़ें जाने। उसके पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र क्या होता है, इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर जान ली। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए, ई कॉमर्स के अंतर्गत हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है मोबाइल पेमेंट। मोबाइल पेमेंट क्या होता है भाई? सिंपल सी बात है, हमने बात करें इंटरनेट बैंकिंग की तो हम मोबाइल का उपयोग करेंगे या तो हम लैपटॉप या कंप्यूटर का उपयोग करेंगे। तो जब हम मोबाइल का उपयोग करके किसी चीज़ की पेमेंट करते हैं, ठीक है, या हमको पेमेंट प्राप्त होती है, तो उसे हम किस श्रेणी में रख देते हैं? मोबाइल पेमेंट। अब ये पेमेंट जो होती है आपकी ऑनलाइन भी हो सकती है। कुछ चीज़ें जो है सिस्टम, जैसे आपने सुना होगा भीम यूपीआई। क्या सुना है? भीम यूपीआई। भीम यूपीआई जो है आपको ऑफलाइन पेमेंट की सुविधा भी प्रदान करता है। तो ये सब चीज़ें किस में शामिल हो जाएगी? मोबाइल पेमेंट में। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। और यहाँ पे मोबाइल पेमेंट जो होती है ऑनलाइन भुगतान करने के लिए नवीनतम तरीकों में से मोबाइल फ़ोन के माध्यम से एक टेक्निक है। क्रेडिट कार्ड या नगद का उपयोग करने के बजाय हम क्या उपयोग करते हैं? या तो टेक्स्ट मैसेज के द्वारा जो है रिक्वेस्ट भेज देते हैं, सर्विस प्रोवाइडर जो है उसके माध्यम से भेजा जाता है। और मोबाइल जो है खाते या क्रेडिट, मतलब एक प्रकार से कार्ड से खरीदारी का शुल्क लिया जाता है। यहाँ पर एक प्रकार से हम बोले थोड़ा सा शुल्क लिया जाता है। मोबाइल भुगतान प्रणाली स्थापित करने के लिए ग्राहक को बस अपने सर्विस जो प्रदाता है उसकी वेबसाइट या सॉफ्टवेयर को यहाँ पे हमको डाउनलोड करना होगा। फिर क्रेडिट कार्ड या मोबाइल बिलिंग इन्फॉर्मेशन को सॉफ्टवेयर से जोड़ना होगा। अब जो हम देखें मोबाइल पेमेंट में आगे देखने को मिलेगा अमेजन पे। तो अमेजन पे क्या है? अमेजन पे एक प्रकार का ई वॉलेट है। क्या है? ई वॉलेट है। अब ये वॉलेट जो है आपका उसके अमेजन वाले एप्लीकेशन में ही देखने को मिल जाएगा। अमेजन वाले एप्लीकेशन में अगर आप ऑनलाइन देखोगे तो ऑनलाइन में आपको अमेजन जो है, अमेजन में यहाँ पे देखो, अमेजन पे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखिए अमेजन पे बैलेंस, देखिए इस प्रकार से। तो यहाँ पे अमेजन पे बैलेंस देखने को मिल रहा है। इसमें बैलेंस अभी देखिए 50 रुपये वॉलेट में है। हालांकि और आप ऐड कर सकते हो। इसके अलावा इसकी बहुत सारी सर्विसेज आपको मोबाइल के एप्लीकेशन में ही देखने को मिलेगी। कैसे? आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको ये जो है मोबाइल रिचार्ज की सुविधा देता है, जैसे अन्य एप्लीकेशन देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने की, डीटीएच की, मोबाइल पोस्ट पेड, क्रेडिट कार्ड बिल है, लोन रीपेमेंट है। इसके अलावा गैस सिलेंडर बुकिंग है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, पाइप गैस है, वाटर बिल है, लैंडलाइन है। इसके अलावा ट्रैवल से रिलेटेड ट्रेन की टिकट है, फ्लाइट की टिकट है, बस की टिकट है, कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस। ये सारी सर्विसेज जो कि हमको फ़ोन पे, गूगल पे प्रोवाइड करते हैं, उसी प्रकार हमको अमेजन पे भी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ देखिए ऑनलाइन खरीद के लिए एक प्रकार से इसका यूज़ किया जाता है और अन्य सुविधाएं भी इसके द्वारा उपयोग की जाती है। तो अमेजन पे के द्वारा कभी कभी हम पे करते थे, हमको ऑफ़र वगैरह भी मिलते हैं। तो काफ़ी सुविधाजनक होता है, सुरक्षित तरीका है अमेजन पे। इसमें अपनी इन्फॉर्मेशन को उपयोग करने से पहले आपको अमेजन अकाउंट जो है वो बनाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। उसके बाद आप अमेजन पे का उपयोग कर सकते हैं।
भुगतान मतलब जो पेमेंट है, इन्फॉर्मेशन सुरक्षित रूप से अमेजन के पास संग्रहित होती है, हजारों वेबसाइट और ऐप पर जो है पहुंच योग्य होती है। इसके अलावा देखोगे यदि आप अपने जो प्रोडक्ट है उसको ऑनलाइन बेचने की योजना बना रहे हैं तो अमेजन आपको अपने उत्पाद और सेवाओं के लिए भुगतान करने की जो सुविधा है वो प्रदान करता है, और अमेजन पे के माध्यम से ही आप सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो, वॉलेट। ठीक है, मतलब पेमेंट किसी को देना है, किसी से बुलवाना है, तो अमेजन पे के आज की डेट में देखोगे ना तो आपको क्यूआर कोड भी देखने को मिल जाएंगे बहुत सारी जगह। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यूपीआई की। यूपीआई एक प्रकार से क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, एक प्रकार का मोबाइल एप्लीकेशन है। ठीक है, यूपीआई डायरेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन भी है और यूपीआई को सपोर्ट करने वाले भी बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन हैं जिनके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। तो यूपीआई एक प्रकार का स्मार्टफोन मतलब जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो है, देखने को मिल जाता है। इसकी मदद से आप कहीं पर भी किसी भी समय अपने बैंक अकाउंट से अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदार को, अपने पहचान वाले को पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही आप अगर बाजार गए हो, मार्केट गए हो, तो आपको किसी चीज़ की पेमेंट करना खरीदने के बाद तो आप उसकी भी पेमेंट कर सकते हो, और ये सुविधा आपको 24 घंटे देखने को मिल जाती है, मतलब किसी भी समय इसका उपयोग कर सकते हो साल भर में। ठीक है, मनी ट्रांसफ़र करने के लिए सक्षम बनाती है, कभी भी किसी भी समय किसी भी तरह का पेमेंट आप इसकी मदद से कर सकते हो, ऑनलाइन सामान खरीदा हो या कोई भी चीज़ हो। इसके साथ ही आप टैक्सी भाड़ा, मूवी टिकट, एयरलाइन टिकट, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच और इसी से रिलेटेड बहुत सारी सर्विसेज जो है ये पैसा ट्रांसफ़र करने की वो यूपीआई हमको प्रोवाइड करता है। अब यूपीआई की अगर बात करें तो इसको जो है भारत में बैंकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। बनाने का काम किया है एनपीसीआई के द्वारा, मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये जो संस्था है एनपीसीआई वो इंडिया में जितने भी बैंक हैं सबके द्वारा एटीएम मतलब एटीएम को और उनके बीच हो रहे इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन को मैनेज करने के लिए इसकी जिम्मेदारी मानी जाती है। अभी तक की बात करें तो एनईएफटी जिसके बारे में हमने बात करें, आरटीजीएस, आईएमपीएस, ये सिस्टम थे पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए, पर अभी जो है आपका देखने को मिलेगा ज़्यादातर क्या है, यूपीआई यूज़ किया जाता है। इस पेमेंट सिस्टम को इस तरह बनाया गया है कि जो नॉर्मल आम लोग जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सरल है। इसके अलावा यूपीआई पिन आपको ध्यान में रखना होगा। यूपीआई पिन आपका 4 अंकों का हो सकता है जिससे बैलेंस चेक होता है या फिर पैसे ट्रांसफ़र होते हैं। 6 अंक का है, 4 अंक का हो सकता है। जब यूज़र रजिस्ट्रेशन करेगा यूपीआई पर तो उसका यूपीआई पिन बना लिया जाता है, खुद के द्वारा बनाया जाता है। एक यूपीआई एड्रेस भी होता है जो कि यहाँ पे यूज़र नेम हो सकता है जो आप खुद बनाओगे, और @ करके उस बैंक का नाम होगा जिस बैंक में आपका खाता है। यूपीआई नंबर होता है जो आपका मोबाइल नंबर होता है रजिस्टर्ड। ठीक है, मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड होता है वो यूपीआई नंबर होता है, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो ये तो बात हो गई यूपीआई की। इसकी विशेषताएं देख लें तो ये 365 दिन 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध रहता है सभी बैंकों के लिए। केवल एक ही एप्लीकेशन होता है। यहाँ पे आप देखोगे तो वर्चुअल एड्रेस देखने को मिल जाता है जो आपका यूज़र नेम था। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के भुगतान की सुविधा उपलब्ध होती है। पैसा मंगवाने के लिए मतलब अगर हमको किसी से पैसा मांगना है तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। शिकायत करने के लिए यूपीआई ऐप में सुविधा होती है। जैसे मान लो कोई पेमेंट आपकी रुक जाती है, आती नहीं है, तो आप उसके लिए शिकायत मतलब वहाँ रिक्वेस्ट कर सकते हो। सरकार तथा सरकारी उपक्रमों द्वारा विकसित पेमेंट प्रणाली है, काफ़ी भरोसेमंद है, सुरक्षित है, तेज़ है और उपयोग करने में काफ़ी आसान है। ठीक है, मतलब ज़्यादा तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। तो ये बात करें हमने किसकी, यूपीआई की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बात कर लेते हैं यूपीआई की श्रेणी में ही अगला जो है हमारा भीम। भीम भी एक प्रकार का यूपीआई है जिसका नाम है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, और यहाँ आप देखोगे तो भीम का फुल फॉर्म आपने देख लिया, भारत इंटरफेस फॉर मनी एक मोबाइल ऐप है। इसके द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से पैसे ट्रांसफ़र और प्राप्त किए जा सकते हैं। इसको बनाए किसने है, एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने, जिसने जो है यूपीआई को बनाया था उसने ही भीम को बनाया है। इसका उद्देश्य क्या है, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना, सुरक्षित है, भरोसेमंद है, कैशलेस पेमेंट के लिए इसको जो है प्रोत्साहित किया जा रहा है। ऑनलाइन शॉपिंग की जा सकती है, बिजली बिल है, मोबाइल रिचार्ज है, गैस सिलेंडर बुकिंग है, मूवी टिकट है, बस बहुत सारे इसमें काम किए जा सकते हैं जो कि मोबाइल वॉलेट में करते थे। इसके कुछ फ़ायदे देखने को मिल जाते हैं। यह सभी बैंकों के लिए काम करता है। इंटरनेट कनेक्शन के बिना भी हम इसमें काम कर सकते हैं, मतलब पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यह भारत सरकार द्वारा समर्थित है, मतलब मान्य है, वैलिड है। यह इसलिए यह सबसे ज़्यादा सुरक्षित भरोसेमंद ऑप्शन है। और इसमें डबल लेवल नहीं 3 लेवल सिक्योरिटी मिलती है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिल जाता है। चलिए बताइए मुझे, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है भीम ऐप को या भीम यूपीआई को कब लॉन्च किया गया था और किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्यों? क्योंकि आप पढ़ रहे हो, और अगर नहीं पढ़ रहे तो कोई ज़रूरत नहीं बताने की।
चलिए आगे बात करते हैं पेटीएम की। पेटीएम भी एक प्रकार का जो है मोबाइल वॉलेट है, जिसके अंतर्गत हमको यूपीआई की फैसिलिटी भी देखने को मिल जाती है। तो पेटीएम का पूरा नाम आपको पता था क्या पहले? देखिए आप देख सकते हैं, पे थ्रू मोबाइल, मोबाइल के थ्रू पे करना। इंडियन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कंपनी है और फाउंडर है विजय शेखर शर्मा। और यहाँ इसकी पेरेंट कंपनी, मतलब पहले जो कंपनी थी, इसका नाम था 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। अगस्त 2010 में इसको जो है मोबाइल रिचार्ज वेबसाइट के रूप में लॉन्च किया गया था। आज की डेट में देखें तो बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने को मिल जाती है। पेटीएम से मोबाइल, डीटीएच रिचार्ज, बिजली बिल, गैस और बहुत सारी सर्विसेज हमको देखने को मिल जाती है। यहाँ देखिए आपको 11 भाषाओं को ये सपोर्ट करता है। 11 भाषाओं में हम इसमें पढ़ सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ बहुत सारी सर्विसेज देखने को मिल जाती है, बैंक अकाउंट से रिलेटेड या अपने जो भी सर्विसेज है। पेटीएम जो है वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर अपने ग्राहकों और व्यापारियों को माइक्रो क्रेडिट और अभी खरीदे बाद में भुगतान करे जैसी सेवाएं भी देता है। साथ ही पेटीएम पेमेंट बैंक जो कि 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड का एक सहयोगी इकाई है। हालांकि पेटीएम बैंक के ऊपर देखिए अभी आप देखोगे तो यहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, यानी कि आरबीआई के द्वारा। कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है? किसी भी नए ग्राहक को नहीं जोड़ेगा, प्रीपेड उपकरणों, वॉलेट, फास्टैग, NCMC कार्ड में जमा, टॉपअप स्वीकार, ये सारी चीज़ें पर रोक लगा दी गई है आरबीआई के द्वारा। सिर्फ पेटीएम पेमेंट बैंक, ठीक है, बाकी चीज़ें तो उसकी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा गूगल पे और फ़ोनपे जो भी वॉलेट का काम करते हैं, सभी लोग इसका यूज़ करते होंगे, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, पर बेसिक चीज़ें समझ लो। इसका डेवलपर है गूगल पे का, जीपे जिसे बोलते हैं। 2011 में यह बना था। इसके अलावा देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम तो एंड्रॉयड में चल जाता है। को अलग अलग प्रकार के जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें आपको देखने को मिल जाता है। ये लाइसेंस प्रॉपर्टी है। फ़ोनपे की अगर बात करें तो इसका जो टाइप ऑफ बिजनेस है प्राइवेट है। इसके अलावा आप देखोगे तो मल्टी लैंग्वेज में उपयोग किया जाता है। 2015 में बना था। हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा इसका बेंगलुरु, कर्नाटक, इंडिया के अंतर्गत। फाउंडर है समीर निगम, राहुल चारी, ठीक है, और बुर्जिन इंजीनियर। ये तीनों व्यक्ति आपको देखने को मिल जाता। कौन कौन सी सर्विसेज देता है? पेरेंट कंपनी वॉलमार्ट है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप इन दोनों का तो उपयोग करते होंगे। आप अपने हिसाब से लिख भी देना अगर एग्ज़ाम में अगर आता है तो इस प्रकार से हमारा जो है वॉलेट, ई वॉलेट जो है, सारे टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं। साथ ही हमारा जो टॉपिक है मेन टॉपिक जिसका नाम है ई कॉमर्स, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको कंप्लीट चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।